ओके सो अपने आज क्लास नंबर 2 पर है और लास्ट क्लास हम लोगों ने स्टार्ट किया था दैट इज़ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और इसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम भी कहते हैं और इसे शेयर बेस्ड पेमेंट्स भी कहते हैं। यदि अपने बात करें तो इसके ऊपर कोई पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लिखा गया है, कोई भी पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसके लिए नहीं लिखा गया है। केवल और केवल जब क्या होता है कि पर्टिकुलरली किसी चीज़ का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम आया तो टाइम टू टाइम इंस्टीट्यूट ने गाइडेंस नोट इशू किए और विथ रिस्पेक्ट टू शेयर बेस्ड पेमेंट और आपका ईसॉस और आपका ईसॉप बोलिए, जो भी बोलिए, उसके लिए गाइडेंस नोट इशूड हुआ था 1 अप्रैल 2005 में और उस गाइडेंस नोट के हिसाब से ही इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। यदि अपने बात करें तो शेयर बेस्ड पेमेंट के लिए फिर ऑफिशियली मतलब कि फॉर्मल वे में अपने बोल सकते हैं कि लिस्टेड कंपनीज़ के लिए जिन्हें इंड एस का कंप्लायंस करना पड़ता है उनके लिए अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बोले कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने इंड एस इशू किया गया दैट इज़ इंड एस 102। तो इंड एस 102 के अकॉर्डिंगली शेयर बेस्ड पेमेंट का ट्रीटमेंट होता है। गाइडेंस नोट और इंड एस 102 मोर और लेस सेम ही है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच इंड एस 102 में दिखता है कंपेयर टू गाइडेंस नोट। अब गाइडेंस नोट, अब ये ऐसा नहीं होगा कि इसका फिर से कभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा। उसका रीज़न ये है कि अब धीरे धीरे इंडिया जो है वो कन्वर्ज हो रहा है टुवर्ड्स द इंड एस के तरफ, तो इंड एस ही अल्टीमेटली एप्लीकेबल होगा। ये आप देखेंगे कि जो एएस है वो धीरे धीरे हमारे सिस्टम से निकल जाएंगे, बट ऐसा नहीं है कि आपका ये पढ़ा हुआ वेस्टेज होगा। आप देख ही रहे हैं जो आप यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या गाइडेंस नोट पढ़ रहे हो उसका वही चीज़ का एक एडवांस फॉर्म और विथ सम मॉडिफिकेशन आप इंड एस पढ़ते हो। तो इसका मतलब ये है कि यही चीज़ एप्लीकेबल होता है और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके होता है विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट किया जाता है। यानी कि जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग प्रोसेस है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग प्रोसेस यही बात है कि वहाँ पर अपने जो रूल्स ऐसा फॉलो करते हैं जो कि पूरे दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है, वैसा हमें रूल्स को अडॉप्ट करना है। तो इंड एस उसी अकॉर्डिंगली वैसा ही किया गया है, बिकॉज आज के समय में कोई कहीं का निवेशक यानी इन्वेस्टर्स कहीं किसी भी कंट्री में कर सकता है। इस तरह का फ्रीडम यदि देना है तो इन दैट केस कंपनी को कंप्लायंस करना पड़ेगा इंड एस का। तो दैट्स वाई इंड एस आज के समय में ऑलमोस्ट बहुत सारी कंपनी, जितने भी हमारे निफ्टी वाली कंपनीज है यानी टॉप 50 कंपनी इंडिया का, वो तो करती ही है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनी मतलब कि जिनका भी कैपिटल एक क्राइटेरिया है जो आपको एएस में पढ़ाया गया है कि एक सर्टेन क्राइटेरियाज के बियॉन्ड रहता है। जितने भी लिस्टेड कंपनीज है सभी को क्या करना पड़ता है, इंड एस का कंप्लायंस करना पड़ता है। तो एनीवे अपने यहाँ पर जो बात कर रहे हैं अभी, तो क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में उसे फटाफट से बोल लेते हैं। तो हमने बताया था कि एक्चुअली शेयर बेस्ड पेमेंट का मतलब क्या है, एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच में। एक होता है आपका दैट इज एंटरप्राइज खुद और दूसरा होता है वो एम्प्लॉयज इवन सप्लायर भी हो सकता है। और इस एग्रीमेंट के बीच में अल्टीमेटली क्या समन्वय बनता है, वो एग्रीमेंट ये होता है टर्म्स कंडीशंस कि यदि एम्प्लॉय इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इस एंटिटी के साथ जुड़ा हुआ रहता है से फॉर कमिंग 3 ईयर्स, तो उस केस में ये कंडीशंस फुलफिल होने पर, हमेशा कंडीशंस उसके साथ क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं। तो बोलते हैं ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ दैट कंडीशन ओनली द शेयर्स विल बी इशूड और कैश में बी गिवन फॉर द एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द शेयर्स टू दैट एम्प्लॉय। तो यानी कि सर्टेन कंडीशंस फुलफिल होने पर वो कंडीशंस क्या होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन। जो भी एग्रीमेंट हुआ उस वो डिसाइड करता है, कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है। फॉर एग्जांपल ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि एम्प्लॉयर बोले कि मैं आपको ये शेयर्स दूंगा प्रोवाइडेड कंपनी का प्रॉफिट अगले 3 साल तक 15% होता रहे। ऐसा भी कंडीशन डल सकता है। हाँ, वेरिएबल नेचर का कंडीशन ये हो गया एक तरह से, जो कि डिपेंड करता है परफॉर्मेंस के ऊपर। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ये बोले कि यदि कंपनी का टर्नओवर एक्सीड करे एक सर्टेन लिमिट के बियॉन्ड से, बोल दे कि 500 करोड़ से टर्नओवर ऊपर चला जाएगा तो मिलेगा
अदरवाइज दिस ऑप्शन विल नॉट वेस्ट। वेस्ट का मतलब आपको नहीं मिलेगा ऑप्शन, यू कैन नॉट एक्सरसाइज। तो बोलते हैं इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, एम्प्लॉय को अल्टीमेटली ये जो ऑफर है एम्प्लॉय तभी एक्सरसाइज कर पाएगा जब वो कंडीशन फुलफिल हो। अब कंडीशन टाइम का हो सकता है कि आप यदि सबसे ज़्यादा आपको सम्स जो मिलेगा वो तो वही वाला मिलेगा जिसमें कि आपको टाइम वाला मिलता है कि आप 3 साल तक कंपनी में बने रहेंगे, देन यू विल बी एबल टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। तो ये जो टाइम वाला कंडीशन है वही आपको सम्स में बार बार दिखता है, बट प्रैक्टिकली कई तरह से कंडीशंस डाले जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं हो कि केवल टाइम वाला जो कंडीशंस आप सम्स में देख रहे हैं वही यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी कंडीशंस डाले जा सकते हैं, तो विच विल बी डिसाइडेड बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस। फिर हम लोगों ने शेयर बेस्ड पेमेंट का मतलब समझा था, ये तो समझ लिया। अब अपने इसमें किस तरह का अपने टाइप्स ऑफ पेमेंट क्या हो सकता है, तो अपने 3 तरह का बात किए थे। नंबर 1 था आपका जहां पर अपने इक्विटी बेस्ड पेमेंट करते हैं, दूसरा होता है कैश सेटल्ड होता है, और तीसरा चॉइस देते हैं कि इधर इक्विटी सेटल्ड हो सकता है और कैश सेटल्ड हो सकता है। ऐसा कंपनी क्यों देती है, उसका रीज़न या ऑब्जेक्टिव क्या है देने का, तो बोलते हैं ऑब्जेक्टिव ये होता है देने का कि वो चाहती है कि एम्प्लॉइज टर्नओवर कम हो जाए, कैश आउटफ्लो ना हो, ठीक है, कैश आउटफ्लो ना हो, और एक ओनरशिप फीलिंग यानी कि शेयर होल्डर्स बनने का फीलिंग एम्प्लॉइज़ के अंदर में डेवलप हो, इसके लिए इस तरह का ऑफर दिया जाता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात की तो हमने कहा हमेशा मैं आपको गाइडेंस नोट के हिसाब से कराया हूँ। आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या आता है, तो अपने हमेशा क्या करते हैं ईयर एंड में आकर एस्टिमेट करते हैं कि कितना हमारा ये एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस होगा, वो एस्टिमेट करते हैं और कंपेंसेशन एक्सपेंस करके अल्टीमेटली अपने उसे क्या करते हैं कि मुझे देना तो 3 साल के बाद है, तो मैं क्या करता हूँ कि आज के डेट में एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज कर लेता हूँ, एक्सपेंसेस डेबिट, और जितना मैं एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि जितना मैं एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ उतना ही मैं लाइबिलिटीज़ क्रिएट करूँगा, बिकॉज मेरे को ये पता है कि वो जो लाइबिलिटीज़ है मुझे अभी वो लाइबिलिटीज़ ही रहेगा, बिकॉज जब तक मैं शेयर इशू ना कर दूं या ऑप्शन लैप्स ना हो जाए तब तक ये लाइबिलिटीज़ है। वंस द ऑप्शन गेट लैप्स्ड तो उस केस में ये जनरल रिजर्व में चला जाएगा, और यदि ऑप्शन एक्सरसाइज हो गया तो ये लाइबिलिटीज़ कैंसिल हो जाएगा अगेंस्ट द शेयर जो हम इशू करेंगे उसके अगेंस्ट में ये कैंसिल हो जाएगा। अब अपने ये भी बात हम लोग किए थे लास्ट क्लास में कि आखिरकार ये जो एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस है वो कहाँ जाएगा, तो दैट इज टू बी रिटन ऑफ थ्रू P&L, और जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग है जो लाइबिलिटीज क्रिएट होगा वो कहाँ पर आएगा, तो दैट विल बी शोन अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड। अब वहाँ पर भी कहानी आएगा कि शेयर होल्डर्स फंड में कहाँ पर दिखाएंगे, तो बीच में दिखाएंगे, यानी कि शेयर कैपिटल के नीचे सरप्लस के ऊपर बीच में होगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। ये लिखे नहीं थे आप लोग, यदि आपको लगता है कि हाँ आपसे मिस हो गया है तो आप लिख सकते हैं कि अल्टीमेटली कहाँ पर दिखाएंगे हम लोग, तो शेयर होल्डर्स फंड में दिखाएंगे, ये बात आपने लिखा था, लेकिन कहाँ दिखाएंगे शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में, तो शेयर कैपिटल के नीचे सरप्लस के ऊपर, यानी मिडिल में, किस किस के मिडिल में, शेयर कैपिटल और सरप्लस के मिडिल में आप लिखेंगे अल्टीमेटली व्हाट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। जब आगे जाकर ये लाइबिलिटीज कैंसिल हो जाए, कैंसिल होने के 2 रास्ते हैं, या तो ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, ऑप्शन एक्सरसाइज हो गया तो आप शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट में कैंसिल करेंगे, और यदि ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हुआ तो उस केस में आप इसे कहाँ कैंसिल करेंगे, तो बोलते हैं उस केस में आप इसे जनरल रिजर्व के अगेंस्ट में कैंसिल करेंगे। तो ये बात हम लोग लास्ट क्लास तक किए थे। आगे हम लोग लास्ट क्लास शायद कोई होमवर्क लिए भी नहीं थे, तो आज हम लोग आगे और भी सम्स करेंगे, उसके आगे हम लोग आगे कर रहे हैं। चलो फटाफट से सम्स देख लो क्या क्या किए थे, तो हम लोग जो कर चुके हैं उसके आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग सम नंबर 1 कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, छोड़े नहीं, रिपीट है बट फिर भी एक बार फिर से वार्म अप हो जाएगा। लास्ट क्लास हम लोग ऐसा 1 नंबर सम्स किए थे, अभी नंबर 2 कर रहे हैं। तो नंबर 2 में क्या बोल रहा है वो देख लो। अ कंपनी हैज़ इट्स शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू व्हाट, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑन 1 अप्रैल 2010, ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2010
इट वॉज ग्रांटेड 20,000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एट 40 रुपये करके अपने क्या किए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ग्रांट किए। व्हेन द मार्केट प्राइस वाज 130, 130 रुपये। अभी देखो आपको समझ में आ ही रहा है कि 130 रुपये जब फेयर वैल्यू है मार्केट प्राइस है सॉरी, तो 130 का चीज़ आपने कंपनी ने ऑफर कितने में किया था, 40। तो एम्प्लॉयज़ को मतलब अपने 90 रुपीज़ दे रहे हैं, यही 90 रुपये खर्चा है। और अपने ये भी बात किए थे ये 90 शुड बी अमोर्टाइज ओवर द वेस्टेड पीरियड ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस पर करेंगे अमोर्टाइजेशन। अब यदि पहले ही साल में वेस्ट हो जा रहा है तो पहले ही साल में पूरा का पूरा एक्सपेंसेस राइट ऑफ हो जाएगा। यदि ये वेस्ट होने का मतलब है वेटिंग पीरियड ही नहीं है, तो वेटिंग पीरियड ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है, पहले ही साल में जितना भी है वो पूरा का पूरा आप एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर दो इन अ वेरी फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पर व्हेन द मार्केट प्राइस वाज 130 लिखा हुआ है, द ऑप्शन वर टू बी एक्सरसाइज बिटवीन 1 जनवरी 2011 टू 15 मार्च 2011। ये डेट है कि आपका 2011 में ही ऑप्शन वेस्ट हो जा रहा है, देख सकते हैं 2011 में ही वेस्ट हो जा रहा है। और ऑफर दिया गया था 2010 में 1 अप्रैल को। इसका मतलब ये हुआ कि अप्रैल से मार्च एक साल के अंदर ऑप्शन ग्रांट हुआ, ऑप्शन वेस्ट हुआ, वेस्टिंग पीरियड हुआ, ऑप्शन एक्सरसाइज भी हो गया। तो अभी हमें यहाँ पर जो भी आपका एक्सपेंस हो रहा है दैट शुड बी रिटन ऑफ इन द वेरी फर्स्ट ईयर। आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप फर्स्ट ईयर में सारा राइट ऑफ कर दीजिए। लिखा हुआ है द ऑप्शंस वर टू बी एक्सरसाइज्ड बिटवीन 1 January to 15 March 2011. The employee exercised their option for 18,000 shares only. तो हमें जब हमने लाइबिलिटीज अभी रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है तो इसी ईयर के एंड में हमें मालूम चल रहा है कि सिर्फ 18,000 ही शेयर्स क्या हुआ, एक्सरसाइज हुआ। द रिमेनिंग ऑप्शन लैप्स्ड और बाकी ऑप्शन लैप्स्ड हो गए। तो यहाँ पर द कंपनी एक्सरसाइज देयर ऑप्शन फॉर 18,000 ओनली, द रिमेनिंग ऑप्शन लैप्स के लिए कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, हमने लाइबिलिटीज माना ही नहीं तो हम उसके लिए क्यों कुछ करें, तो इसलिए उसे आपको कुछ करना नहीं है। द कंपनी क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। पास एंट्रीज विथ रिगार्ड टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, तो सीधा एंट्री होगा आपको 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में एक्सरसाइज हुआ। सो 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में ही जन एंट्रीज होगा, जिसका अपने को अभी एग्जैक्ट तो डेट नहीं पता। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर जब एग्जैक्ट डेट नहीं पता तो उस केस में आप ना लोगे, फॉर्मेट ड्रॉ करो सबसे पहले आप। तो आप ना सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। तो यहाँ पर अपने फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। जर्नल एंट्रीज हमें करना है। जर्नल एंट्रीज करना है और जर्नल एंट्रीज में कॉलम से एक हो गया क्रेडिट का, डेबिट के लिए लेजर फॉलियो एंड डेट, और लिखोगे आप इन द बुक्स ऑफ कंपनी का नाम देख लीजिए क्या है। सो कंपनी ही है, कुछ लिखा नहीं इन द बुक्स ऑफ कंपनी। और आप इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी then you will write here rupees debit credit। अभी आप डेट डाल देंगे 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक। डेट देख लीजिए क्या है आपका यहाँ पे, 1 जनवरी से 15 मार्च। तो अपने को ये थोड़ी पता है कि जनवरी में किया कि फरवरी में किया, एग्जैक्ट डेट तो दिया नहीं है। तो अपने भी वही डेट पर क्या कर रहे हैं, अपने एंट्री कर दे रहे हैं 1 जनवरी टू 15 मार्च। यहाँ पे लिखेंगे 1 जनवरी टू 15 मार्च। ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ, उसके लिए जन एंट्री करेंगे। तो ऑप्शन एक्सरसाइज करने का जन एंट्री हो जाएगा आपका। सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट डेबिटेड करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड कितने से करोगे, तो आपको पता है 18,000 ऑप्शन ही एक्सरसाइज हुआ।
तो 18,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई, आप देख लीजिए कि आपने ऑफर कितने में किया एम्प्लॉयज़ को, तो एट द रेट ऑफ 40 ऑफर किया है, तो 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 40, तो ये हो गया 72,000 आपको मिला। और आपका जो खर्चा हो गया कैसे, तो एम्प्लॉय को एक साल रखने के लिए आपका क्या खर्चा आ गया वो भी आप देख लीजिए। तो 130 जब शेयर का दाम मार्केट में प्राइस चल रहा है कितना, तो बोले शेयर का दाम चल रहा है 130, अपने ऑफर किए 40 में, तो 90 रुपीज़ पर शेयर हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस डेबिट, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस डेबिट, और इसे आप डेबिट करोगे 18,000 मल्टीप्लाइड बाई, आप कर सकते हो 130 माइनस 40, यानी 90 रुपीज़ से आप मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करते यदि, तो आपका टोटल अमाउंट आता कितना, 18 लाख आता, ठीक है ना। उसमें से आपको माइनस कर देना है 180, तो 16,20,000 आ रहा आई थिंक, या क्या है, कैलकुलेटर देख लेता हूँ एक बार। तो 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 90 करेंगे तो रिजल्ट होगा 16,20,000, 16 लाख। और ऊपर वाला एक बार फिर से कैलकुलेशन कर लेते हैं, 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 40, सो रिजल्ट इज 7,20,000। सो ऊपर वाले को भी एक जीरो बढ़ा दीजिए। अभी आपको अच्छी तरीके से पता है कि आप इसे क्रेडिट किस में करेंगे, तो यू विल क्रेडिट विच अकाउंट, सो आप क्रेडिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सो यू विल राइट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और इक्विटी शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट हो जाएगा कितने रुपए से, तो बोलते हैं आपका 10 रुपये एज्यूम करेंगे, तो 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 10, द रिजल्टिंग फिगर इज 1,80,000 रुपये आपका गया इक्विटी शेयर कैपिटल में, एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा आपका 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 120, 130 इज द मार्केट प्राइस, तो 10 रुपये फेस वैल्यू है, एंड 120 इज द प्रीमियम, तो 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 120, द रिजल्टिंग फिगर इज 21,60,000। ये हो गया। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर अल्टीमेटली हम लोग लाइबिलिटीज़ क्यों नहीं क्रिएट किए, अरे क्या फ़ायदा, लाइबिलिटीज़ तो तब क्रिएट करते हैं जब सेटल हम नहीं करते हैं। यहाँ पर तो इस क्वेश्चन में हम सेटल तो उसी डेट पर कर लिए ना, मतलब इमीडिएटली इट गेट सेटल इन द सेम फिनेंशियल ईयर, इसलिए अपने यहाँ पर सेटल संग संग कर लिए, सेटल्ड संग संग कर लिए, इसीलिए अल्टीमेटली यहाँ पर लाइबिलिटीज़ दिखाने का ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ यदि तुम कैश दे के खरीदते हो ना, कैश दे के खरीदते हो तो क्रेडिटर्स दिखाते हो क्या, नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर कंपनी ने क्या किया है, संग संग शेयर इशू कर दिया, तो हम एक्सपेंसेस भी दिखा लिए और हम संग संग अपना शेयर इशू भी कर दिए, मेरा लाइबिलिटीज़ बना नहीं। यही चीज़ होता है कि अभी नहीं, हम 3 साल के 2 साल के बाद हम इसे शेयर इशू करेंगे, अभी तो हम देखेंगे और कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब जाके शेयर इशू करेंगे, तो कहानी चेंज होता, तब जाकर आपको क्या करना पड़ता, आप अभी लाइबिलिटीज़ दिखाते हो और इस लाइबिलिटीज़ को आप बैलेंस शीट में कैरी करते रहते, कहाँ पे, शेयर होल्डर्स फंड में, और जब जाकर ये तीसरे साल में पता चलता, तीसरे साल के बाद पता चलता कि ये आपका अल्टीमेटली लाइबिलिटीज़ ख़त्म होगा या कैंसिल होगा, क्या करना है ये 3rd ईयर के बाद ही पता चलने वाला है। बट इस सम्स में वैसा कुछ भी नहीं है कि आपको 3 साल का इंतजार करना पड़ेगा, बिल्कुल आपका इंतजार यहाँ पर ना जनवरी से ही खत्म होके 15 मार्च तक में कहानी क्लियर हो गया, इसलिए इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप क्या करोगे, सीधा नरेशन लिखोगे, बिंग 18,000 शेयर्स issued of rupees 10 each, of rupees 10 each, fully paid up under the scheme of employee stock option plan, employee stock option plan, और ये कंप्लीट हो गया, पहला एंट्री डन। दूसरा एंट्री बहुत आसान है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि सेकेंड एंट्री हमें एक्सपेंसेस को पीएनएल में डालने का एंट्री करना है, यानी विथ रिस्पेक्ट टू दिस
अपने इस एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस को पीएनएल में राइट ऑफ करेंगे। तो यही है, स्ट्रेट लाइन बेसिस में डिवाइड क्या करना है, यही साल इसका प्रथम है, यही साल इसका अंतिम है। तो आप यहीं पे 16,20,000 को आप क्या करोगे, राइट ऑफ कर दोगे। सो यहाँ पर आप 31 मार्च डेट डालोगे, क्योंकि ईयर एंड में जाकर नॉमिनल अकाउंट क्लोज होता है। सो यू विल राइट हियर 31 मार्च, और 31 मार्च को आप लिखेंगे पीएनएल डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, और ये अमाउंट होगा 16,20,000 एंड 2 होगा आपका एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस। सो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस को आप करेंगे क्रेडिट, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस को करेंगे क्रेडिट 16,20,000 से। Being employee expenses transferred to P&L। तो ये आपका हो गया, ये दो एंट्री करने से ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अपने एक बार रिवीजन भी कर पाए, क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट क्लास किए थे, आज क्वेश्चन नंबर 2 किए। सर रिपीट, ओनली द नंबर्स वर चेंज। तो आई थिंक आपके लिए एक प्रैक्टिस हो गया। ओके, कब लाइबिलिटीज़ मानते हैं और कब उसे एक्सपेंस के तौर पर अपने डायरेक्टली एक्सपेंस तो मानना ही है, जब भी देंगे एक्सपेंस होगा। एक्सपेंसेस यहाँ पर लाइबिलिटीज़ बनेगा या नहीं बनेगा, वो एक क्वेश्चन था। तो इस साल में सिंस यहाँ पर आपका वेस्टिंग पीरियड, वेटिंग टाइम इज़ कंप्लीटेड विद इन द सेम फिनेंशियल ईयर, तो एमोटाइजेशन तो इसी साल में हो गया ना, पूरा का पूरा राइट ऑफ हो गया, इसे एमोटाइज नहीं करना पड़ा। सेम फिनेंशियल ईयर में इसका पूरा स्टोरी जो है वो ओवर हो गया। आगे हम लोग अब सम नंबर 2 के बाद जब आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ेंगे, तो ये 3 भी हम लोगों ने नहीं किया था, तो आज 3 भी कंप्लीट करेंगे। एक भी सम्स नहीं छोड़ना है, इतना प्रैक्टिस हो जाए कि हाँ हमें कुछ भी चीज़ बचता नहीं है। हाँ, आप समझ के करिए आराम से, तो आपको अच्छा लगेगा, आप खुद ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है अ कंपनी हैज़ इट्स शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू, तो आपको बता रहा है कि 10 रुपये का एक शेयर है, कितने का है 10, और 1/1/2011 जनवरी में ही ग्रांटेड 5,000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एट 50 रुपए का रेट से इसने 5,000 शेयर ऑप्शन में ग्रांट किया। व्हेन द मार्केट प्राइस वाज 140, ये लो 140 बाजार में दाम चल रहा है, आपने ऑफर किया 50 में, बंदे को लाभ हो गया 90 का, आपका खर्चा कंपनी का एंटिटी का खर्चा आएगा 90 का, एम्प्लॉय को बेनिफिट हो गया 90 का। और बेनिफिट ऐसा देखो, यहाँ पे ऑब्वियस है कि कंपनी इससे फायदा ले लेगी, इसीलिए कंपनी ये ऑफर देती है, इसलिए कंपनी के लिए खर्चा है। The options were to be exercised between 1st March to 31st March 2012। अब ये आप देख लीजिए, जनवरी में दिया और अगले साल के मतलब कि नेक्स्ट ईयर के आपका क्या हो रहा है, 31 दिसंबर में नहीं हुआ कंप्लीट, सेम फिनेंशियल ईयर में कंप्लीट नहीं हुआ, अगले साल जाकर, यानी कि आपका 1 साल 2 महीने के बाद ये ऑप्शन आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसे तो लग रहा है, देख लीजिए आप, यदि 1 जनवरी से काउंटिंग शुरू करें 2011, तो 31 दिसंबर 2011 तक 1 साल, और उसके बाद 2 महीने और जा रहे हैं, जनवरी और फरवरी, क्योंकि उसके बाद आप एक्सरसाइज कर पाएंगे 1 मार्च 2012 से लेकर 31 मार्च 2012। तो वेस्टिंग पीरियड अपने बोल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 1 महीना है, और वेटिंग पीरियड, वेस्टिंग पीरियड आपका सिर्फ और सिर्फ आपका 14 महीना है, 12 महीना करंट ईयर में और 2 महीना नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में, और आपका जो मतलब कि एक्सरसाइज पीरियड है वो 2 महीना है, सॉरी 1 महीना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 महीना है। द एम्प्लॉय एक्सरसाइज देयर ऑप्शन फॉर 4800 शेयर्स, और एम्प्लॉय ने 4800 शेयर्स का ही ऑप्शन एक्सरसाइज किया। हम लोग 5000 क्या तैयारी किए और सिर्फ 4800 एक्सरसाइज हुआ। रिमेनिंग ऑप्शन लैप्स और बाकी लैप्स कर गया। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 फॉर द ईयर एंडेड, pass the necessary general entries for the year ended 31st March 2012 with regards to employee stock option। तो इसका मतलब है अकाउंटिंग ईयर आपका 31 मार्च 2011 को ख़त्म हुआ होगा। आप देख लीजिए, मैं यदि टाइमलाइन पर आपको यहीं पर दिखाऊं तो आपको और बेटर समझ में आएगा। ये देखो टाइमलाइन,
ये टाइमलाइन ले लो, इस टाइमलाइन पर आपको समझ में आएगा। इस टाइमलाइन पर ऑफ़र दिया गया, उसका एक डेट है 1/1/11। जो जब ऑफ़र दिया गया उसका डेट है 1/1/11, और हमारा जो बुक्स क्लोज होता है वो बुक्स क्लोज होता है 31 मार्च, ठीक है ना, और 12 को X2। तो ऑब्वियस है कि हमारा अकाउंटिंग ईयर तो 15 महीने का है नहीं, तो इसका मतलब है यहाँ पर एक अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ होगा 31 मार्च 2011 को, और फिर यहाँ से यहाँ तक आपका 12 मंथ्स है। तो इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि अल्टीमेटली जो टोटल इसका वेस्टिंग पीरियड है, आप देख सकते हैं कि पिछले अकाउंटिंग ईयर में, लास्ट अकाउंटिंग ईयर में वेस्टिंग पीरियड कितना है, वेटिंग टाइम कितना है, इसको बोलेंगे, एंड दिस इज इक्वल्स टू 3 मंथ्स। तो 3 महीना, और टोटल आपका वेटिंग पीरियड है कितना, तो टोटल वेटिंग पीरियड हमारा 14 महीने का है, 14 महीने का हो रहा है। तो 14 महीना में 3 महीना पिछले अकाउंटिंग ईयर में आएगा और बाकी 11 महीना नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में फॉल कर रहा है। तो आपको इसी के अनुसार अकाउंटिंग करना पड़ेगा, बिकॉज जो एक्सपेंसेस है वो आपको स्ट्रेट लाइन बेसिस में राइट ऑफ करना है। तो डेट का ख्याल पूरा रखना है, डेट मिस कर गए, क्वेश्चन मिस कर जाएंगे और अल्टीमेटली आपसे गलती हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप गलत करें, इसलिए आपको डेट का पूरा ख्याल रखना है। समझ गए? तो यहाँ पर अब हम लोग कर लेंगे एक पेज ऐड, और यहाँ पर अपने जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। तो फटाफट से जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करिए, और आपका फॉर्मेट होगा कुछ ऐसा। चलिए फटाफट से अपने लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम, इन द बुक्स ऑफ क्या है कंपनी का नाम। तो क्वेश्चन नंबर था ये 3, कंपनी ही है केवल, सो इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी, इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी, और डेबिट क्रेडिट। और यहाँ पर आप डेट डाल के सम्स करना शुरू करिए। सबसे पहले हम लोग 31 मार्च 2011 को करेंगे, देख लीजिए ठीक से, ये डेट पर 31 मार्च 2011 को करेंगे। तो 31 मार्च 2011 में आप क्या करेंगे वो देख लीजिए। तो यहाँ पर आप डेट डालेंगे 31 मार्च 2011। आई एम डूइंग ऑन द assumption that there were no printing mistake in the sums, इसलिए उस हिसाब से करना है, आपको डेट का ख्याल रखना है। और यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि ये आपका कब तक कवर कर रहा है, वेस्टिंग पीरियड कितना है। तो आप फिर से एक बार वेस्टिंग पीरियड सोच लीजिए। आपके पास बुक नहीं है, आप शांति से पहले देखिए कि इसमें वेस्टिंग पीरियड मतलब वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड बेटा कन्फ्यूज़न हो तो आप ऐसे सोचो कि वेटिंग पीरियड क्या होता है, सगाई हो जाता है और ब्याह का डेट अभी नहीं निकला है, तो अभी मुहूर्त नहीं निकल रहा, लॉकडाउन में फंस गए, पंडित जी कहीं और लॉक हो गए और दूल्हा दुल्हन कहीं और लॉक हो गए, शादी नहीं हो पा रहा है, लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, तो अभी वेटिंग पीरियड चल रहा है, इसको वेटिंग पीरियड बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पर अपने इस चैप्टर में वेटिंग पीरियड का बात करें तो ऐसा हो गया, जिस दिन ग्रांट किया गया उस दिन से लेकर और जब तक एक्सरसाइज पीरियड चालू नहीं हुआ तब तक ये वेटिंग पीरियड है, वेस्टिंग पीरियड है। तो यहाँ पर वेस्टिंग पीरियड क्या है वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर वेस्टिंग पीरियड स्टार्ट होता है 1 जनवरी 2011 से, 1 जनवरी 2011। तो यहाँ पर 1 जनवरी 2011 से इट ग्रांटेड 5000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एट 50 व्हेन द मार्केट प्राइस वाज 140। तो यहाँ से चालू हो गया और एंड कब होगा, तो ये हमारा एक्सरसाइज पीरियड है, ये मेरा एक्सरसाइज पीरियड है। 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक हमारा एक्सरसाइज पीरियड है। ये एक्सरसाइज
पीरियड है, इसका मतलब इसके पहले हमारा वेटिंग पीरियड ख़त्म। तो इसका मतलब है यहाँ से लेकर और अपने बोल सकते हैं कि आपका 28 फरवरी, ठीक है ना, 28 फरवरी तक मेरा क्या है, अल्टीमेटली मेरा वेटिंग पीरियड है। तो भाई जनवरी से लेकर अगले साल के 2 महीना आगे तक, फरवरी तक आपका यदि वेटिंग पीरियड है, तो इधर आपका 12 महीने इधर और 2 महीने उधर, 14 महीना हो गया वेटिंग पीरियड। इस 14 महीने में आपका करंट फिनेंशियल ईयर में 3 महीना आता है, इसलिए यहाँ पर हम एमोटाइज करेंगे उसी हिसाब से जैसे क्वेश्चन में डेट दिया हुआ उस हिसाब से अपने कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और ये खर्चा मेरा इस बार कितना होगा अपने को पता है, टोटल खर्चा क्या होने वाला है। तो वर्किंग करके हम लोग दिखाएंगे कि कितना आया मेरा खर्चा। तो आप ना यहाँ पे वर्किंग नोट में लिखोगे वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट्स में आप क्या लिखोगे, तो वर्किंग नोट्स में आप लिखने वाले हो सबसे पहले एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस है कितना है, तो उसको अपने बोलते हैं फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ठीक है ना, फेयर नहीं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन। और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना हो जाएगा, तो अपने ऑप्शन दिए कितना में है आप देख लीजिए। तो ऑप्शन दिया गया है 140 का मार्केट प्राइस है, 50 रुपीज़ में दिया जा रहा है, तो 90 रुपीज़ है टोटल। उस समय तक हमें ज्ञात है कि 5000 ऑप्शन शेयर्स इसमें इशू किए जाएंगे। तो आप सीधा लिखेंगे 140 माइनस 50 मल्टीप्लाइड बाई 5000। तो आप लिखेंगे सीधा 140 माइनस 50 इंटू 500, द रिजल्टिंग फिगर इज 45,000। तो ये आपका बन गया 45,000। ये कितने महीने के लिए है, कितने महीनों के लिए आपने दिया है, तो टोटल 14 मंथ्स के लिए। तो आप यहीं पे लिखेंगे वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग पीरियड, और ये वेस्टिंग पीरियड है आपका कितना महीना है वेस्टिंग पीरियड, सो 14 मंथ्स। तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंसेस ऑन 31st March 2011 इज इक्वल्स टू 45,000 है कितने महीनों के लिए, तो वो 14 मंथ्स के लिए। तो इसलिए 3 महीने का क्या होगा, तो 45,000 डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 9642, 9642 यानी 9643 ले लेते हैं, 9643, ठीक है, 9643। तो मैं यहाँ पर वर्किंग नोट के हिसाब से यहाँ पे दिखाऊंगा 9643। अब आप समझ गए होंगे कि क्या मैंने ये खर्चा पेमेंट संग संग कर दिया, तो क्या मैंने शेयर इशू कर दिया, नहीं किया, ये तो अगले फिनेंशियल ईयर तक में इशू हो रहा है। दैट्स वाई हम इसे अभी तक हम लाइबिलिटीज़ बोल कर दिखाएंगे। जो 31 मार्च 2011 को जब बैलेंस शीट बनेगा तो उस बैलेंस शीट में ये एज अ लाइबिलिटीज अपेयर करेगा। तो यू विल राइट हियर टू व्हाट, टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन आउटस्टैंडिंग, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, और ये होगा 9643। देखिए सम्स में यदि प्रिंटिंग मिस्टेक भी हुआ है तो सम्स अच्छा बन गया समझने के लिए, तो दैट्स वाई मैं इसे ऐसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और अपने एग्ज़ाम में तो हमेशा अपना बुद्धि लगाएंगे ना, ये थोड़ी देखने जाएंगे कि आंसर क्या है। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, तो नरेशन में लिखना पड़ेगा एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड बिंग एम्प्लॉय compensation expenses recognized
ठीक है, तो आप यहाँ पर 9643 लिख दिए जो एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन रिकॉग्नाइज हुआ उसका। नेक्स्ट यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी खर्चे को हम लोग पीएनएल में राइट ऑफ कर देते हैं। ईयर एंड में कोई भी खर्चा आपका बचता नहीं है, उसे पीएनएल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, यहाँ पर पीएनएल में ट्रांसफ़र करो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड एंड टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंसेस करके आप ट्रांसफ़र कर दे रहे हो। तो एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंसेस 9643, ठीक है। और यहाँ पर होगा बिंग एम्प्लॉय एक्सपेंसेस ट्रांसफर्ड, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस ट्रांसफर्ड। तो ये एंट्री आपने किया 31 मार्च 2011 को। क्वेश्चन में आगे बढ़िए, अभी 31 मार्च 2012 नहीं आया, बीच में एक्सरसाइज पीरियड है। आप देख लीजिए एक्सरसाइज पीरियड क्या है और कब है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ 1 मार्च 2012 से 31 मार्च 2012 तक है। तो हमें भी वो रेंज डालकर ही करना पड़ेगा। हमें क्या मालूम किस डेट पर एक्सरसाइज हुआ। आप लास्ट डेट पे भी कर सकते हैं बट वो सही नहीं होगा, डेट तो पूरा ही डालना पड़ता है। 1 मार्च टू 31 मार्च जो राइट वे है वो हम कर रहे हैं। 1 मार्च X2 टू 31 मार्च X2। 1 मार्च टू 31 मार्च जनरल एंट्री क्या होगा, तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि इस दिन क्या हो रहा है, कितना एम्प्लॉय एक्सरसाइज कर रहा है। देखिए ठीक से, सिर्फ 4800 एम्प्लॉयज़ एक्सरसाइज करेंगे, ओनली 4800 एम्प्लॉयज़, मतलब शेयर्स एक्सरसाइज होगा। तो अभी तक आप सोच के चले थे 5000 बट एक्सरसाइज हो रहा है 4800। तो आपको देखना पड़ेगा कि 4800 के हिसाब से क्या खर्चा बनता है और आपने प्रीवियस फिनेंशियल ईयर में कितना खर्चा रिकॉग्नाइज कर लिया, बीच का डिफरेंस आपको क्या करना पड़ेगा, इस बार खर्चा बनाना पड़ेगा। तो आपको ना क्या करेंगे, आप सीधा एक्सपेंसेस यहाँ पर आप लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2 और उसमें आप लिखोगे एम्प्लॉय एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 11-12 X1 X2, यानी कि करंट फिनेंशियल ईयर में खर्चा कितना है। तो आप देखेंगे आपका ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए, इंट्रिंसिक वैल्यू कितना होना चाहिए वो निकालना पड़ेगा। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज इक्वल्स टू 4800 है और आपको पता है एक शेयर का फेयर वैल्यू कितना है, तो बोलते हैं एक शेयर का फेयर वैल्यू 140 और 50 में अपने दे रहे हैं। तो 140 माइनस 50, ठीक है ना। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन और इसमें आपका टोटल वैल्यू कितना आया वो देख लीजिए। तो 4800 मल्टीप्लाइड बाई 90 इज इक्वल्स टू 4,32,000। तो ये 4,32,000 अल्टीमेटली अपना इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन आ गया, 4,32,000 ये टोटल है। और ऑलरेडी आपने 9643 रिकॉग्नाइज कर रखा है, तो ये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ठीक है ना। आप ये हुआ टोटल इंट्रिंसिक वैल्यू, आप यहाँ पे ब्रैकेट में टोटल लिख दीजिए 4,32,000। तो लास्ट ईयर में 3 मंथ्स ऑलरेडी आपने 9643 राइट ऑफ कर लिया है। तो अभी आपको बचा हुआ वैल्यू 9643 सही था ना, ये अपने को करके देख लेना चाहिए एक बार, क्योंकि फिर से 45,000 आया था, यहाँ पे 432 आ रहा है, तो ये गड़बड़ कैसे हो गया वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने 500 से ही किया था जबकि वहाँ पर 5000 था, तो ये एक आपका जीरो मिस्टेक हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 5000 मल्टीप्लाइड बाई 90 इज इक्वल्स टू 4,50,000। एक जीरो बढ़ाइएगा आप, ठीक है, 4,50,000 और ये 4,50,000 डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये आई थिंक क्या आएगा, तो डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 96428। तो 430 कर ले रहा हूँ राउंड फिगर, 96430 अप्रॉक्सीमेट।
96430। अब 96430 मतलब एक जीरो आपको यहाँ पे बढ़ाना होगा, इसलिए मैंने एग्ज़ाम तक में अलाउड है, नो प्रॉब्लम। 10 रुपये तक का अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं आप, बट वही आप साइन दे दीजिएगा। 96430, ये 96430, ये हमारा ऑलरेडी हमने 96,430 पिछले साल रिकॉग्नाइज कर लिया, जबकि हमें टोटल पता है कि टोटल खर्चा मेरा 432 है, टोटल आज तक का क्यूमुलेटिव फिगर 432 है, और ऑलरेडी हमने 96,430 रिकॉग्नाइज पिछले साल किया था। तो इस साल हमें राइट ऑफ कितना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे रिटन ऑफ इन द वेरी फर्स्ट ईयर, या एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय compensation expenses recognized in the first year, and that is आया था 96,430। तो इसका मतलब है बैलेंस इस बार एक्सपेंसेस जो राइट ऑफ होगा वो यहाँ निकल कर आ गया। तो देयरफॉर एम्प्लॉयज का एक्सपेंसेस फॉर करंट ईयर, एक्सपेंसेस फॉर करंट ईयर, तो करंट ईयर में आपका खर्चा आ गया ये 4,32,000 टोटल है। इस टोटल में से आप माइनस करेंगे 96,430, तो माइनस कर दीजिए ना, 4,32,000 माइनस 96,430, द रिजल्टिंग फिगर इज 3,35,570। सो 3,33,570 अल्टीमेटली मेरा इस साल का खर्चा है। तो मैं यहाँ पर यही दिखाने वाला हूँ, ये जो एंट्री मैं करूँगा यहाँ पर एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंसेस डेबिट, ब्रैकेट में वर्किंग नोट लिख देना, डेबिट करेंगे 3,35,570 से। अच्छा, अब देखो वो टाइम आ गया जहाँ पर अब आप अपने लाइब्रेरीज को कैंसिल करो, तो बोलते हैं कि यहाँ पर मेरा टोटल लाइब्रेरीज है कितना, तो बोलते हैं कि अल्टीमेटली लास्ट ईयर हमने लाइब्रेरीज बनाया था 96,430 का। ये देख लीजिए, आपने पिछले साल लाइब्रेरीज बनाया था 96,430 का, पिछले साल आपने लाइब्रेरीज बनाया था 96,430 का। तो सिंस अभी वो टाइम आ गया जब हम शेयर अलॉट कर दे रहे हैं, तो मेरा ये लाइब्रेरीज कट जाना चाहिए, दैट्स वाई आप इस लाइब्रेरीज को कट करोगे। तो 96,430 आप अपने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग को डेबिट करोगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग डेबिटेड, एंड दिस इज विद द 96,430, 96,430। अब ये जब हमने कर लिया तो अभी हमें ये पता है कि अभी हम शेयर इशू कर दे रहे हैं, तो ये जो करंट ईयर का भी खर्चा है ना, इसके लिए लाइब्रेरीज नहीं बना। क्यों? क्योंकि हम तो शेयर इशू कर दे रहे हैं ना यहीं पर। पहले वाला भी लाइब्रेरीज कैंसिल कर दिया बिकॉज हमने शेयर इशू कर दिया। कितना शेयर इशू किया? तो 4,800 शेयर इशू किए, ये क्वेश्चन में ही बोला हुआ। आप देख लीजिए कितना शेयर इशू हुआ, 4,800 शेयर्स इशू हुआ। आप यहाँ पर देख सकते हैं 4,800 शेयर्स इशू हुआ है, 4,800 शेयर्स इशू हुआ। तो ये 4,800 शेयर्स हम लोग इशू कर दिए। तो इशू करेंगे और एक का फेस वैल्यू अपने को पता है 10, तो 4,800 मल्टीप्लाइड बाई 10, द डिफरेंस इज टोटल इज 48,000। तो 48,000 कहाँ पर जाने वाला है? तो बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो आप लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल 48,000। आप लिख सकते हैं यहीं पे डिस्क्रिप्शन 4,800 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो टोटल हो गया आपका 48,000। ये चला गया आपका कहाँ पर? इक्विटी शेयर कैपिटल में। एंड अब आप सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लेंगे, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना क्रेडिट होगा? तो आप देख सकते हैं 4,800 शेयर्स है और प्रीमियम का अमाउंट कितना होगा वो आप निकाल सकते हैं। 140 इज द मार्केट प्राइस, जिसमें 10 रुपये इज फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। तो 4,800 मल्टीप्लाइड बाई 130, डिफरेंस इज इक्वल टू 6,24,000, सॉरी रिजल्ट इज 6,24,000। इतना तो हो नहीं सकता,
यहाँ पर इतना रिजल्ट तो होना नहीं चाहिए, फिर से चेक करते हैं। एक चीज़ और छूटा है अभी, हाँ सही है ये रिजल्ट 6,24,000। और देखो एम्प्लॉय से अपने रुपया लेंगे क्योंकि एम्प्लॉयज़ भी कुछ रुपए तो दे रहा है ना, पूरा का पूरा हम फ्री में तो दे नहीं रहे। तो एक बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कितने से बैंक डेबिट होगा, तो बैंक डेबिट करेंगे तो 4,800 शेयर्स पे पर शेयर अपने कितना रुपया ले रहे हैं, 50 रुपीज़ के रेट से ले रहे हैं। तो 4,800 मल्टीप्लाइड बाई 50, द रिजल्टिंग फिगर इज 2,40,000। तो 2,40,000 से आप बैंक को डेबिट करोगे। अभी आप देखो बराबर होना चाहिए, 240 प्लस 3 35 570 प्लस 9 6,430 इज टोटल 6,72,000। यहाँ से आप माइनस करके देखो एक बार क्या आता है, -48 -624, सही है बराबर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि शेयर्स खर्चा भी आया, आप ठीक से नोटिस कर लीजिए। यहाँ पर हमें जो एम्प्लॉय से रुपया मिला वो ये है, हमने खर्चा इस साल हमारा खर्चा ये हुआ वो ये है, हमने जो लाइबिलिटीज़ पिछले साल बना के रखा था वो ये है, और लाइबिलिटीज़ यहाँ कैंसिल कर दिए। अब अल्टीमेटली मेरा ये पता है कि मेरा शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम में एडजस्ट हो गया। तो ये आपका एंट्री खड़ा हुआ टोटल सेकेंड ईयर के एंड में। और अब अपने को पता है कि ये जो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस है, आप देख सकते हैं इसमें एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस 3,33,570 का है, ये राइट ऑफ होना बाकी है। तो ईयर एंड में जाकर आप क्या करोगे, ईयर एंड में जाकर आप इसे राइट ऑफ करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। तो राइट ऑफ करने का एंट्री क्या आएगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। सो डेट होगा 31 मार्च, डेट होगा आपका 31 मार्च 2012 X2, और यहाँ पर आप एंट्री करेंगे P&L डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, एंड क्रेडिट होगा एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस। और ये होगा आपका 335,570 से, 335,570 से नरेशन में होगा। इसका भी नरेशन हम लोग लिखेंगे कि बीइंग expenses recognized, being employee expenses recognized, expenses recognized, and share issued, shares issued under ESOP। तो एक नरेशन ये हो गया। दूसरा इसका होगा being expenses transferred, being employees expenses, employee expenses transferred हो गया। तो ये सम्स था, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छा सम्स बोलेंगे कि हाँ ठीक है। इसमें एक ट्रिक था कि 14 महीने में अमोर्टाइज करना है, स्ट्रेट लाइन बेसिस पर हम लोगों ने अमोर्टाइज किया है, ठीक है ना। नोट में लिखेंगे कि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अमोर्टाइज, नोट में लिखोगे एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंसेस amortized on a straight line basis, straight line basis as per guidance note, as per guidance note on share based payment। ठीक है, तो ये आप एक नोट डाल दोगे, ऐसा एक नोट डाल देना आपके लिए सही है कि ऐसा आपने नोट डाल दिया, ठीक है ना। इस तरह का आपको नोट यहाँ पर एक डाल देना है एग्ज़ाम में कि आपने एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस को अमोर्टाइज किया है ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस एज पर द गाइडेंस नोट ऑन स्ट्रेट लाइन ऑन गाइडेंस नोट ऑन शेयर बेस्ड पेमेंट। तो शेयर बेस्ड पेमेंट के लिए अलग से गाइडेंस नोट है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया है। एंड ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अभी क्वेश्चन नंबर 4 अपने देखेंगे क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। एक्स कंपनी
Limited has its share capital and divided into equity shares of rupees 10 each. On 1/10/2010 it granted 20,000 employee stock option at 50 per share. तो 1 अक्टूबर को दिया है, यानी फिनेंशियल ईयर के मिड में शेयर्स दिया जा रहा है, ऑप्शन ग्रांट किया जा रहा है। यदि काउंटिंग ईयर 31 मार्च को एंड होता है ना, तो 6 महीना ही करंट फाइनेंशियल ईयर में आएगा। व्हेन द मार्केट प्राइस इज 120, तो आप देख सकते हैं कि पर शेयर इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया 120 माइनस 50, 70 रुपीज इज द इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। फिर लिखा हुआ है द ऑप्शंस वर टू बी एक्सरसाइज बिटवीन 10th दिसंबर 2010 टू 31st मार्च 2011। तो 10 दिसंबर 2010 से लेकर, मतलब सेम फिनेंशियल ईयर में 31 मार्च 2011 तक में कहानी खत्म। द एम्प्लॉय एक्सरसाइज देयर ऑप्शन फॉर 16,000 शेयर्स ओनली। हमने 20,000 का ऑफर किया, अगला 16,000 ही लिया, और एंड द रिमेनिंग ऑप्शंस लैप्स्ड। द कंपनी क्लोजेस बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर, सो journal entries with narration as would appear in the books of company up to 31st मार्च 2011। बच्चा वाला ही सम्स दे दिया, यानी कि सेम फिनेंशियल ईयर में ऑप्शन क्या हुआ, ग्रांट हुआ, वेस्टिंग पीरियड एंड एक्सरसाइज पीरियड सब कुछ एक ही साल में ख़त्म, यानी लायबिलिटीज रिकॉग्नाइज नहीं होगा। सीधा के सीधा आप जाइए और वहाँ पर आप एक्सपेंसेस दिखा दीजिए, यही बात बोल रहा है यहाँ पर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करेंगे अपने यहाँ पर। तो अपने यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं, फटाफट से एक जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे आप। तो यहाँ पर आपका होगा जर्नल का फॉर्मेट, बहुत बड़ा नहीं बनने वाला क्योंकि इसमें बहुत कहानी है ही नहीं। और इसमें आप इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड हेडिंग डाल देंगे, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल, और आप यहाँ पर डेबिट क्रेडिट ये सब डालेंगे ही। अभी हम लोग शुरू करेंगे, जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो हम लोग यहाँ पे पुट करें। तो क्या इंफॉर्मेशन है उसी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जिस दिन ग्रांट किया गया उसे कोई लेना देना नहीं है, बहुत सिंपल सा सम है। आपको यहाँ पे 16,000 शेयर से मतलब होना चाहिए, सिर्फ 16,000, और इसका एक्सरसाइज पीरियड से मतलब होना चाहिए कि कब एक्सरसाइज हुआ है। तो लिखा हुआ है 10 दिसंबर से 31 मार्च 2011 तक, यानी कि ये डेट हो गया 10 दिसंबर टू 31 मार्च। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 10 दिसंबर टू 31 मार्च। आप सीधा लिखेंगे खर्चा, और आपका खर्चा एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस डेबिटेड। अब एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस डेबिटेड कितने से होगा, तो आपको पता है 16,000 शेयर्स आपने दिया है, तो 16,000 और आपको पर शेयर 70 रुपया आपने एक तरह से डिस्काउंट दिया, तो यही आपका खर्चा है। तो 16,000 मल्टीप्लाइड बाई 70, रिजल्ट इज 11,20,000 ये हमारा खर्चा हो गया। अच्छा, उसी दिन एम्प्लॉय से हम लोग रिसीव भी तो कर रहे हैं ना, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड कितना रुपए हम लोग प्राप्त कर रहे हैं एम्प्लॉय से, उसकी भी बात करें। तो एम्प्लॉय बैंक अकाउंट डेबिटेड 16,000 शेयर्स पर अपने 50 रुपीज़ के रेट से रिसीव कर रहे हैं। तो 16,000 मल्टीप्लाइड बाई 50 इज इक्वल्स टू 8 लाख रुपए हम लोग उससे रिसीव भी कर रहे हैं, 8 लाख रुपए रिसीव भी कर रहे हैं। एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल में चला जाएगा 16,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 रुपया फेस वैल्यू, तो 1,60,000 आपका गया इसमें शेयर कैपिटल में। एंड टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आप क्रेडिट करोगे, एंड दैट इज़ विद द 16,000 मल्टीप्लाइड बाई, तो अपने शेयर का दाम कितना था 120, तो 120 में से 10 रुपया प्रीमियम है तो 110,
तो 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 110, द रिजल्टिंग फिगर इज 17,60,000, 17,60,000। नरेशन में क्या लिख डालोगे, तो लिखोगे बिंग 16,000 shares issued, 16,000 shares issued under the scheme of share based payment 16,000 shares issued under the scheme of share based payment। तो अपने शॉर्ट में नरेशन लिख रहे हैं, डिटेल्स में लिखना होगा तो पूरा लिखना पड़ेगा कि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड इन द शेयर्स इशूड, 16,000 शेयर्स इशूड ऑफ ₹10 ईच अंडर द स्कीम ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। या शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं, एग्जाम में जैसा आपको लगे। नरेशन इज़ अ डिस्क्रिप्शन, आप जो जर्नल करते हो उसका एक डिस्क्रिप्शन होता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिस्क्रिप्शन कितना देना चाह रहे हैं, तो इस हिसाब से आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। एंड इट इज़ अप टू यू कि आप कितना डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं। यदि मार्क्स कमती हो और आपका स्पीड स्लो है तो उस केस में आप थोड़ा सा शॉर्ट में दो, और आपका लगता है स्पीड बहुत है और मार्क्स कम भी है तो भी आप पूरा डिस्क्रिप्शन डालो। दैट पुट द गुड इम्प्रेशन इन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर कि हाँ बच्चा अच्छा से किया है, सब कुछ सजा सजा के करना चाहिए। और इसके बाद आपका इस खर्चे को राइट ऑफ करने की बारी आ गई। सो 31 मार्च 2011 को ये जो कंपेंसेशन एक्सपेंसेस 11,20,000 है, आप उसे राइट ऑफ कर देंगे। सो आप यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च 2011 को, तो 31 मार्च 2011, और इस खर्चे को राइट ऑफ करने का एंट्री करेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, P&L अकाउंट डेबिटेड, एंड क्रेडिट हो जाएगा आपका एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंसेस 11,20,000। ये एंट्री आपका होगा 11,20,000 से। नरेशन में होगा बिंग कंपेंसेशन एक्सपेंसेस transferred to P&L। बस इतना ही सा था। अभी तक हम लोगों ने कोई कॉम्प्लिकेटेड सम्स को हाथ ही नहीं लगाया है, अभी तक आराम से प्यार से अपने 1 to 5 करते चले गए। ठीक है, 5 में मैं बोल के रखूँ, जैसे मैंने ये जो कराया था लास्ट क्लास में सम्स, इंस्टीट्यूट ने इसे दूसरे तरीके से किया है, वो भी तरीका चलता है, बट ये ज़्यादा सही तरीका है, वो मैंने आपको कराया है। बिकॉज CA फाइनल लेवल पे भी मैं शेयर बेस्ड पेमेंट कराता हूँ, दैट इज़ इंड AS 102 के अकॉर्डिंगली, तो मुझे पता है कि इसे कैसे क्या होना चाहिए। एंड इवन जो गाइडेंस नोट है उसके अकॉर्डिंगली भी वही है। इंस्टीट्यूट क्या करता है, कभी गाइडेंस नोट को फॉलो करता है, कभी अपना फॉलो करता है। मतलब एक ही चीज़, तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि आप कौन सा करेंगे। अभी तक मैंने आपको जो बताया है ये बिल्कुल अभी कोई कन्फ्यूज़न आपके माइंड में नहीं है, एक ही तरीका है, तो मैं अभी भी वही सम्स कर रहा हूँ। बाद में मैं इंस्टीट्यूट की कमी को काउंट कराऊंगा कि हाँ ठीक है इंस्टीट्यूट क्या गलती कर देता है, आपको क्या करना चाहिए। तब तक आप थोड़ा मैच्योर्ड हो जाएंगे, अभी आप उतने मैच्योर्ड नहीं हैं, इसलिए आपको मैं वैसा सम्स करा रहा हूँ। अभी तक ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4, वैसा सम्स करा रहा हूँ जिसमें कि आपको क्या हो, 6 नहीं कर रहे हम लोग अभी, लग रहा क्या है 6 में भाई, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, एस लिमिटेड ग्रांट्स 1,000 ऑप्शन टू इट्स एम्प्लॉयज ऑन 1/4/2008 एट 60 रुपये में दिया गया ऑप्शन। द वेस्टिंग पीरियड इज 2.5 years, 2.5 साल इज द वेस्टिंग पीरियड है। ठीक है, और बिगिनिंग में ही दिया जा रहा है ऑप्शन, ये भी ध्यान देना है कि कब दिया जा रहा है, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 60 रुपीज़ में ये ऑप्शन दिया गया एंड बिगिनिंग में ही दिया गया, द वेस्टिंग पीरियड इज 2.5 year, और 2.5 साल का वेस्टिंग पीरियड है। द मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड इज 1 year, और 1 साल एक्सरसाइज करने के लिए मिला कि आप ऑप्शन को खरीद सकते हैं।
मार्केट प्राइस ऑन दैट डेट इज़ इफ़ 90, यानी कि जब शुरू में ऑफ़र किया गया उस दिन 90 है, 90 का चीज़ 60 में दिया गया तो 30 हो गया ओवरऑल एक्सपेंस। ऑल द ऑप्शंस वर एक्सरसाइज ऑन 31st जुलाई 2011। लैप्स है ही नहीं इसमें। जनरलाइज इफ द फेस वैल्यू इक्विटी शेयर इज 10 each। बहुत ईजी प्लेन वैनिला सम है, आपको करके मज़ा आएगा, इसमें कोई भी आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हम लोग करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको जर्नल एंट्रीज बोला है, तो फटाफट से अपने जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ये आपका जर्नल का फॉर्मेट होगा, थोड़ा इस बार बड़ा बनेगा। रीज़न है बड़ा बनने का क्योंकि आपको इस बार 2-3 साल का जर्नल एंट्रीज करना है, 3 साल से ज़्यादा का करना, सॉरी। तो आप ना वैसे ही जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। तो इस बार आपका जर्नल थोड़ा बड़ा बनने वाला है, मैंने उसी के अकॉर्डिंगली तैयारी कर ली कि ज़्यादा बड़ा बना तो क्या प्रॉब्लम कर लेंगे अपने। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट तैयार। अभी आप इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड हेडिंग डाल देंगे, बहुत ही आसान है। इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 6, और डेबिट क्रेडिट, इधर में आप जर्नल एंट्रीज डाल दीजिए, जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज आप इधर फॉर्मेट में डाल दिए कि जर्नल एंट्रीज आपको करना है। अभी आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप ना डेट डालेंगे। तो 1000 ऑप्शन टू इट्स एम्प्लॉय ऑन 1/4, भाई सीधा वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकाल दीजिए ना कि वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या होगा। तो वर्किंग करके आप वैल्यू ऑफ ऑप्शंस दिखा दीजिए। वर्किंग करके यहाँ पे लिखेंगे आप वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज इक्वल्स टू 1000 शेयर्स दिया जा रहा है, और क्या रेट से दिया जा रहा है वो देख लीजिए। तो आपको दिया जा रहा है 60 रुपीज़ में दिया जा रहा है 90 का चीज़। तो 90 माइनस 60 30 हो गया बीच का डिफरेंस। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 90 माइनस 60, सो 1000 इंटू 30,000 हो गया आपका वैल्यू ऑफ ऑप्शन। वेस्टिंग पीरियड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेस्टिंग पीरियड क्या है। वेस्टिंग पीरियड इज 2.5 ईयर। देयरफॉर अभी आपको एमोटाइज करना है, तो फर्स्ट ईयर में एमोटाइजेशन कितना होगा, फर्स्ट ईयर में कितना एमोटाइज करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में एमोटाइज करेंगे टोटल आपको पता ही है 30,000 है, तो 30,000 इज रिप्रेजेंटिंग फॉर 2.5 ईयर। सो 2.5 ईयर से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 1, द रिजल्टिंग फिगर इज, आपका रिजल्ट आ जाएगा 12,000। ठीक है। अभी आपका सेकेंड ईयर में कितना अमोर्टाइज होगा, तो कोई कंडीशन चेंज तो हुआ नहीं, यानी कि कोई ऑप्शन बीच में कोई एम्प्लॉय छोड़ के भागा नहीं है, सब रहने वाले हैं। तो सीधा बात है, मेरा टोटल खर्चा 30,000 फॉर कीपिंग द एम्प्लॉयज़ फॉर 2.5 ईयर्स, तो दैट्स वाई दिस इज टू बी अमोर्टाइज ओवर द 2.5 ईयर्स। तो सेकेंड ईयर में भी यही रहने वाला, सेकेंड ईयर में भी 12,000। थर्ड ईयर में आपका सिर्फ 6 मंथ्स का आएगा, क्योंकि थर्ड ईयर में आपको अच्छी पता ही है 30,000 डिवाइडेड बाई 2.5 ईयर और मल्टीप्लाइड बाई 0.5 ईयर इज इक्वल टू 6,000। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपका 12 मंथ्स एमोटाइज हो रहा है 12 मंथ्स के लिए, सेकेंड ईयर में भी 12 मंथ्स, और 2.5 साल का वेस्टिंग पीरियड है टोटल है, तो आपका 6 महीना नेक्स्ट ईयर में आपका जा रहा है। तो अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर का एंड आएगा और फर्स्ट ईयर का डेट आएगा 31 मार्च 09। कैसे आया भाई सर, कहाँ से आप लिख दे रहे हो भाई? टेंशन कुछ नहीं है, आप देखो, आपको मैं दिखाता हूँ। 1 अप्रैल 2008 है, तो इसका अकाउंटिंग ईयर एंड कब आएगा? 31 मार्च 2009। तो क्या मैंने कोई गलती कर दिया? बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक है, आप देखे नहीं इसलिए आपके मन में क्वेश्चन आ गया था कि 1 अप्रैल 2008 को दिया गया, और यहाँ पर अपने क्या कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2008 है, तो ईयर एंड होगा 31 मार्च 2009। उस दिन जाकर
हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो हमारा एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस है कितना, वो आप लिख दीजिए। तो आप लिखेंगे एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंसेस डेबिटेड। आप कितने से डेबिट करोगे इस दिन पर, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे कितने से, 12,000। क्या मैंने दे दिया, बोलो दिया क्या, नहीं। तो जब नहीं दिया है तो उस केस में हम लोग इसे क्या करेंगे, लाइबिलिटीज रिकॉग्नाइज करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसे लाइबिलिटीज रिकॉग्नाइज करोगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, और ये आप 12,000 से करोगे, ठीक है। यहाँ पर नरेशन में लिखना पड़ेगा बिंग एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, बिंग एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंसेस या एम्प्लॉयज एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड तो एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड ये हो गया 12,000। ये 31 मार्च 2009 को हुआ। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये खर्चा कहाँ जाएगा, तो बोलते हैं ये खर्चा अपना पीएनएल में राइट ऑफ होगा। तो पीएनएल में राइट ऑफ करने का भी एंट्री आपको करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ करने के लिए क्या एंट्री होगा, सो सेम पीएनएल हर बार जो करते हैं वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड एंड क्रेडिट होगा एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस, और ये एंट्री आप करोगे 12,000 से, 12,000 से ये एंट्री होगा। नरेशन में आप लिख दोगे बिंग एक्सपेंसेस ट्रांसफर्ड टू पीएनएल। 31 मार्च 2009 इज ओवर। सेम एंट्री रिपीट होगा 31, मतलब ये मजाक कर रहा है हम लोगों से। ऐसा सम्स देख कर एग्ज़ाम में आ जाए तो हमें ये आता है, आपको मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि लेस इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आता है। बट बच्चा क्या होता है ना, एग्ज़ाम में जाकर टर्म भूल जाता है कि लिखना क्या है। अनटिल अनलेस यू विल प्रैक्टिस अ लॉट आप टर्म भूल जाएंगे। बाद बाकी इस चैप्टर में तो वैसे बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशंस है ही नहीं ना, खर्चा को अमोर्टाइज कर देना है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ईयर इज़ ओवर, सेकेंड ईयर 31 मार्च 2010 होगा। तो आप फिर से डेट डालेंगे 31 मार्च 2010, ये सेकेंड ईयर का एंड आ गया। और इस 31 मार्च 2010 को आप क्या करोगे, तो बोलते हैं इस 31 मार्च 2010 को अल्टीमेटली अपने यहाँ पर एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो फिर से लिखेंगे एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंसेस डेबिटेड। तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस डेबिटेड एंड क्रेडिट क्या होगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग सेम अमाउंट। क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय छोड़ के नहीं गया है कि सिचुएशन चेंज हो गया, सर्कमस्टांसेस चेंज होने से अपने सोचते भी हैं कि क्या करें यहाँ पर, तो बोलते हैं कि ऐसा कोई सिचुएशन चेंज नहीं हुआ है, सिंस सिचुएशन रिमेन सेम। तो अपने क्या करेंगे, ये 12,000 को आप राइट ऑफ करोगे। तो बिंग एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज, बिंग एम्प्लॉय एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड और ये आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं 31 मार्च 2010 को। अब इस एक्सपेंसेस को आपको पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सपेंसेस की मौत हो जाएगी और लायबिलिटीज़ आपका बैलेंस शीट में अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड कहाँ पर आएगा, शेयर कैपिटल एंड सरप्लस के बीच में। तो अभी 31 मार्च 2010 को और एक एंट्री होगा पीएनएल डेबिटेड एंड क्रेडिट होगा आपका टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, ये एंट्री होगा आपका विथ 12,000। ये हो गया आपका सेकेंड ईयर जी कंप्लीट। सेकेंड ईयर कंप्लीट। अभी हम लोग
थर्ड ईयर में आ गए और थर्ड ईयर एंड होने से पहले ही जो ये आपका ऑप्शन है ये एक्सरसाइज हो रहा है। भाई कैसे, डेट देख लीजिए, डेट दिया हुआ 31 जुलाई 2011। नहीं जी, अभी नहीं हुआ, लेकिन हमारा थर्ड ईयर एंड होगा और थर्ड ईयर 31 मार्च 2000। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, डेट का बहुत खेल होता है। तो ये 31 जुलाई 2011 आने से पहले 31 मार्च 2011 आएगा और 31 मार्च 2011 को ईयर एंड में जाकर आप क्या करेंगे, 31 मार्च 2011, फिर से लिखो, नहीं लिखा, सो बोलते हैं कि 31 मार्च 2011 को अपने लिखेंगे क्या, खर्चा बनाएंगे। कितना खर्चा, तो अभी आपको पता है ना कि 2.5 साल, 2.5 ईयर इज द वेटिंग पीरियड, वेस्टिंग पीरियड इज 2.5 ईयर। तो हम लोग यहाँ पे वर्किंग किए थे, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने 12,000 राइट ऑफ किया था, सेकेंड ईयर में 12,000 एंड थर्ड ईयर में 6,000। क्योंकि फर्स्ट आपका एमोटाइज किया तो पहला आपका फर्स्ट ईयर पूरा कंप्लीट हुआ, सेकेंड ईयर भी पूरा कंप्लीट हो गया और 6 महीना नेक्स्ट थर्ड फिनेंशियल ईयर में आ रहा है, तो 6 महीना के लिए आपका जो अमाउंट अपोर्शन हो रहा है वो 6,000 हो रहा है। तो 6,000 हमारा आपका 31 मार्च 2011 में आपका राइट ऑफ होगा, उसका अमाउंट जो है वो आप कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका एंट्री होगा एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस डेबिटेड, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंसेस डेबिटेड, एंड 2 होगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, क्योंकि अभी भी हमने नहीं चुकाया, बट ये एंट्री होगा 6,000 से। रेफर वर्किंग नोट, नरेशन में हो जाएगा बिंग एम्प्लॉय एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड, खर्चा अपने रिकॉग्नाइज कर लिए। और एज यूजुअल इस खर्चे को हम लोग ट्रांसफ़र करने का भी एंट्री करेंगे। तो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का एंट्री क्या होगा, तो बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, एंड क्रेडिट हो जाएगा, खर्चे का जो नाम है वो से आप क्रेडिट कर दीजिए। तो टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंसेस, ये एंट्री 6,000 से होगा। नरेशन आपको पता है कि नरेशन क्या होगा, बिंग एक्सपेंसेस ट्रांसफर्ड टू पीएनएल। तो पीएनएल में अपने एक्सपेंसेस ट्रांसफ़र कर दिए, उसका एंट्री हो गया। अभी वो डेट आ गया जिस दिन ये ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा है और उसका डेट है 31 जुलाई 11। अब एम्प्लॉय इस दिन ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहा है और कोई फेल नहीं कर रहा, कोई लैप्स नहीं कर रहा है, जितना ऑफर किया गया था सारा का सारा ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना अपने ऑफर किए थे, वो आप सम्स देखिए, आपको दिखाई देगा। सो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस जो दिए थे अपने 1,000 शेयर्स दिए थे, तो इसका मतलब है पूरा ये 1,000 शेयर्स एक्सरसाइज हो रहा है। तो एम्प्लॉयज़ मुझे कितना करके देगा, 60 रुपीज़ करके देगा, ठीक है ना, 60 रुपीज़ करके देगा एट 60, ठीक है ना, और 90 है तो 30 रुपीज़ तो अपने ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग बोल कर लायबिलिटीज़ क्रिएट किए हुए हैं। तो अभी ना अब यहाँ पर एंट्री क्या होगा, तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक डेबिटेड होगा 1000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 60,000 से करोगे, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 60,000। अभी तक जो हमने लाइबिलिटीज़ बनाया है ना, आपको दिख रहा होगा, लाइबिलिटीज़ नहीं दिख रहा तो मैं दिखा दूं आपको। देखो यहाँ पर लाइबिलिटीज़ दिख रहा है, यहाँ पे मैंने लाइबिलिटीज़ बनाया 12,000, फिर से मैंने लाइबिलिटीज़ बनाया 12,000, ये रहा लाइबिलिटीज़, ये रहा लाइबिलिटीज़, और यहाँ पर मैंने लाइबिलिटीज़ क्रेडिट किया था कितने का, तो बोलते हैं यहाँ पर मैंने लाइबिलिटीज़ क्रेडिट किया है 6,000 का। 12,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू कितना, 30,000। तो टोटल हम लोगों ने लाइबिलिटीज़ क्रिएट करके रखा हुआ है 30,000 का। तो 30,000 का लाइबिलिटीज़ अपने क्या करेंगे, यहाँ पर उस लाइबिलिटीज़ को अब कैंसिल करने का टाइम आ गया। तो अभी अपने क्या करेंगे, लाइबिलिटीज़ को कट करने के लिए जो हमने लाइबिलिटीज़ बना रखा है उस लाइबिलिटीज़ को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर आप अब डेबिट करोगे और उसे डेबिट करोगे किस नाम से, तो बोलते हैं
अपने उसे डेबिट करेंगे एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस के नाम से, ठीक है ना, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग के नाम से। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग डेबिटेड, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग डेबिटेड। अब ये हमें पता है कि कितने से होगा, 1000 शेयर्स था और 30 रुपीज़ करके अपने डिस्काउंट दिए थे, 30 रुपीज़ का लाइबिलिटीज़ बनाए थे, तो ये हो जाएगा 30,000। और आप वो देख भी सकते हैं 12 + 12 + 6 = 30 होता है, तो वही 30 कैंसिल किए और यहाँ पर अब आपका क्रेडिट होगा और ये क्रेडिट होगा क्या नाम से, तो क्रेडिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये होगा 1000 शेयर से और 10 रुपये करके आपका फेस वैल्यू एज्यूम करना है। सो 1000 × 10, ये रिजल्ट होगा आपका 10,000। और बाकी जो है आपका सिक्योरिटीज़ प्रीमियम था, तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में जा रहा है। सो टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में आप लिखोगे 1000 मल्टीप्लाइड बाय कितना, तो मल्टीप्लाइड बाय देखो शेयर का दाम कितना है 90 और 10 रुपया उसमें अल्टीमेटली नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू, तो 10 निकल गया, तो बच गया कितना आपका, बच गया डिफरेंस आपका 80, तो ये 80,000 होगा। दिस इज 80,000। नरेशन में लिख देंगे बिंग 1000 equity shares of ₹10 each fully paid up issued under the scheme of employee stock option plan। तो ये हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। आप देख सकते हैं कितना आसान लग रहा होगा आपको, कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेशंस लगे तो आप बताइए, बहुत आसान है, अपने बहुत इजी सा सम्स किए हैं। और मेरे हिसाब से आपको बस फॉलो करते रहिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए, देखिए आपको कितना आसान लगेगा। एडवांस्ड अकाउंटिंग आपको ऐसा लगेगा कि अकाउंटिंग से भी आसान है, और है भी, ऐसा नहीं है ये कि ये डिफ़िकल्ट है। आसान बनाइए, आसान है। डिफ़िकल्ट बनाएंगे, याद करेंगे तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट लगेगा, फिर तो ये चीज़ परफॉर्म नहीं होगा एग्ज़ाम में। बट अपने वैसा कुछ नहीं करने वाले हम लोग, तो चीज़ समझ भी रहे हैं और कर भी रहे हैं, और समझ के करेंगे तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू परफॉर्म वेरी वेल इन द एग्ज़ाम, हमें पूरा विश्वास है। यहाँ पर बनता है एक आपका ब्रेक, एंजॉय करिए ये गाना और इसके बाद मिलते हैं आपसे एक अच्छे सम्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 पे ना जितना मन करे उतना स्टार लगा दीजिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे हिसाब से मैं तो इसको लगाऊंगा 3 स्टार, 1 and 2 and 3। और ये सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको इसमें ज्ञात होगा कि अल्टीमेटली देखिए यहाँ पर जो अपने गाइडेंस नोट ऑन शेयर बेस्ड पेमेंट है, बिल्कुल इसके ऊपर अप्लाई होता है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। चॉइस लिमिटेड ग्रांट्स 100 स्टॉक ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स 1000 एम्प्लॉयज़, यानी हर एक एम्प्लॉयज़ को अगला कितना शेयर्स दे रहा है, बोला 100, और कितने एम्प्लॉयज़ को उसने ऑफ़र किया। ये बात भी नोटिस वाली बात है कि उसने 1000 एम्प्लॉयज़ को ये ऑफ़र डाला, और ये ऑफ़र डाला है 14x1 को, 14x1 फॉर ₹20, ये 20 रुपये के रेट से अगला ऑफ़र किया है, ये रुपीज़ होगा। और डिपेंडिंग अपॉन द एम्प्लॉयज़ एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग ऑफ ऑप्शंस, डिपेंड करेगा कि जिस दिन ऑप्शन ये वेस्ट होगा उस समय क्या होगा। लिखा हुआ ऑप्शन वुड बी एक्सरसाइजेबल विद इन अ ईयर इट इज़ वेस्टेड, ठीक है ना। तो ऑप्शन वुड बी एक्सरसाइजेबल विद इन अ ईयर, यानी कि 1 साल का आपको टाइम फ्रेम दिया गया है ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए आफ्टर द वेस्टिंग पीरियड गेट्स ओवर। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज ₹50। आप देख सकते हैं कि बाजार में उसी ऑप्शन का दाम चल रहा है 50 रुपये। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज ₹50 ईच।
तो यहाँ पर आपका इंट्रिंसिक अप्रोच फॉलो हो सकता है, बिकॉज द फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन वाज नॉट गिवन टिल नाउ। जो भी हम लोग पढ़े वहाँ तक अपने को तो नहीं दिया है। आगे बोल रहा है दीज ऑप्शंस विल वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 1। बोल रहा है अब कंडीशन डाल रहा है कि कब आपका ये वेस्ट करेगा। बोल रहा है कि आपका वेटिंग पीरियड 1 ईयर होगा इफ द अर्निंग ऑफ चॉइस लिमिटेड इज 16%। बहुत बढ़िया। बोल रहा है यदि अर्निंग चॉइस लिमिटेड का 16% रहा तो उस केस में ये आपका वेस्ट कर जाएगा 1 साल में ही, मतलब ज़्यादा इंतजार नहीं करना, 1 साल के बाद ही ऑप्शन वेस्ट करने वाला है। और इट विल वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 2, यानी कि 2 साल के एंड में ये करेगा। कब? इफ द एवरेज अर्निंग्स ऑफ द 2 ईयर्स इज 13%, यानी कि 13% के रेट से यदि कमाई होता है तो उस केस में ये 2 साल में वेस्ट कर जाएगा। और लास्टली इट विल वेस्ट एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, तीसरे साल में ये वेस्ट करेगा। कब? यदि आपका एवरेज अर्निंग ऑफ 3 ईयर्स आपका क्या हो 10% हो तो। अब ये आप देख लीजिए कि क्या 3 साल होगा, क्या ये कंफर्म है ऑन डे 1? तो आंसर है नहीं, डे 1 में ये कंफर्म कहाँ है कि ये 3 साल होगा। ये तो डिपेंड करेगा अल्टीमेटली सिचुएशन के हिसाब से, या तो 1 साल भी हो सकता है, या तो 2 साल भी हो सकता है, या तो 3 साल भी हो सकता है, यानी कि कंपनी का अर्निंग के ऊपर डिपेंड करेगा। कंपनी बोलता है मेहनत करो, कंपनी को प्रॉफिट करके तो मैं आपको जल्दी से शेयर्स दे दूंगा, यदि अर्निंग नहीं हुआ तो शेयर्स के लिए और इंतजार करना होगा। तो ये कंडीशनल हो गया कि 1 ईयर होगा या 2 ईयर होगा या 3 ईयर्स होगा, ये डिपेंड करेगा कंपनी का अर्निंग्स के ऊपर। लेकिन आप फर्स्ट ईयर के एंड में आकर कितना साल आगे देख पाएंगे वो एक कहानी है। तो फर्स्ट ईयर के एंड पर आप मैक्सिमम जो है वो 3 साल देख पाएंगे, 3 साल ही आपको दिखा, सॉरी 2 साल ही दिख रहा है। फर्स्ट ईयर का कंडीशन नहीं फुलफिल हुआ तो आप एक्सपेक्ट करेंगे ओके सेकेंड ईयर में तो हम ये कंडीशन फुलफिल कर ही लेंगे, ऐसा आप अपने मन में डेवलपमेंट कर लेंगे। जब सेकेंड ईयर हो जाएगा और आप लग रहा है कि फिर भी नहीं कर पाए, तब आपके मन में फिर से आशाएं आएंगी और आपको लगेगा नहीं मैं 3rd ईयर में तो इसे कर ही लूँगा, ठीक है ना, 3rd ईयर में तो इसे कर ही लूँगा। बिल्कुल हो सकता है कि आपको कभी इंसेंटिव आपके पापा ऑफर किए हो, बेटा इस बार एग्ज़ाम में तुम्हें 95% लाना है। अब ये 95% का ऑफर उन्होंने दिया, ठीक है, लेकिन आप लेकर आ पाए 85। अब आशा है कि नेक्स्ट टाइम आप ट्राई भी कर रहे हो तो नेक्स्ट टाइम पापा बोलेंगे ठीक है बेटा इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तुम एक काम करो 90 ले आओ, ठीक है 90 ले आओ मैं तुम्हें दे दूंगा। तो उस केस में यदि आपका फिर ट्राई मारेंगे तो तब यदि आप अचीव कर लिए अपना टारगेट तो 2 साल में ये चीज़ अचीव हो जाएगा, तो विदिन 2 ईयर्स ये हो गया। लेकिन उस बार भी मान लो जरा सा के लिए आपका मार्क्स जो है ना वो 2% से शॉर्ट रह गया, यानी 90 लाना था 88 आया। अब आपको 3rd ईयर का ऑप्शन दिया गया, अच्छा ठीक है तीनों साल में मिलाकर यदि आपका एवरेज 90 हो जाता है तो उस केस में आपको अपने क्या करेंगे, उस केस में आपको ये मिल जाएगा। तो ये तो फर्स्ट ईयर में ही हो जाए टारगेट फुलफिल, या अपना टारगेट सेकेंड ईयर में फुलफिल होगा, या अपना टारगेट 3rd ईयर में फुलफिल होगा, ये तो सिचुएशन डिसाइड करता है। आप पहले से प्री डिटरमिन्ड नहीं हो सकते हैं। सिर्फ फर्स्ट ईयर पे खड़े होके आप सेकेंड ईयर के बारे में बोल पाएंगे ओ पहला साल तो नहीं हुआ तो लग रहा अगले साल तक हो जाएगा, यानी फर्स्ट ईयर के एंड में आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं 2 साल, सेकेंड ईयर में नहीं हुआ तो आप प्रेडिक्ट करेंगे कि ओके 2 साल में भी नहीं हुआ मतलब 3 साल, लाइक दैट। फॉलोइंग इज अर्निंग ऑफ चॉइस लिमिटेड, ये दे दिया है 14%, 10% एंड 7%। पहला साल 14% होने का मतलब है कंडीशन फुलफिल हो गया कि नहीं हुआ, नहीं हुआ क्योंकि 16% का टारगेट था। आप देख लीजिए टारगेट वॉज गिवन 16%, बट आपने अर्न कितना किया 14%, शॉर्टेज कितने का हो गया 2% का। इसका मतलब टारगेट वॉज फेल्ड ऑन फर्स्ट ईयर के, मतलब कि X2 में फेल हो गया। तो इसका मतलब है X2 पे खड़े होकर अपने बोल पाएंगे 2 साल तो अब टाइम है ही है ना, 2 साल लग जाएंगे, यानी ये करंट ईयर प्लस 1 साल और ट्राई करने के लिए। अभी सेकेंड ईयर में हमारा अर्निंग 10% है, यानी एवरेज अर्निंग अब हम लोग निकालेंगे, इस दोनों का एवरेज कितना निकल रहा है, तो दोनों का एवरेज आ रहा है 12 और दोनों का एवरेज 12 है, लेकिन बोला गया था कंडीशन डाला गया था 13 का, तो यहाँ पर भी कंडीशन फेल हो गया। तो जब 2 साल में भी नहीं पूरा हुआ तब तीसरे साल के लिए आप अग्रसर होंगे और तब पता करेंगे कि हो सकता है 3 साल में फुलफिल हो जाए। अपने 3 साल का देखें कि क्या हो रहा है। तीसरे साल में आप देख सकते हैं कि आपका है कितना, तो 3rd ईयर का प्रॉफिट है 7, तीनों का एवरेज करेंगे तो अल्टीमेटली आपका देख लीजिए तीनों का एवरेज करके क्या आता है, तो तीनों का एवरेज करके आता है मोर देन 10%। कैसे, तो 24
प्लस 7 31%, और 31% डिवाइडेड बाई 3 अपने करते हैं तो आता है 10.33। इसका मतलब है कि ये फुलफिल होगा मेरा कंडीशन फुलफिल होगा कितने बार में, कब होगा, तो बोलते हैं ये तीसरे साल में जाकर फुलफिल हो जा रहा है। लेकिन फर्स्ट ईयर हमें नहीं मालूम था, फर्स्ट ईयर पे हमें ये मालूम था सेकेंड ईयर में होगा, सेकेंड ईयर आने पे मालूम चला थर्ड ईयर लग जाएंगे, तो आपको वैसे ही अकाउंटिंग भी प्लान करना पड़ेगा। आगे बोल रहे हैं कि हमने ये लाइन नहीं पढ़ा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है। इस जगह पे बोल रहा है कि आपका 5000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड ऑन X2, यानी कि पहले ईयर के एंड में 5000 ऑप्शन क्लियर हो गया, कंपनी उनसे इंतजार नहीं हुआ, कंपनी छोड़कर वो चले गए, 5000 शेयर्स का ऑप्शन लैप्स हो गया। उसके बाद 4000 शेयर्स के लिए ऑप्शन लैप्स्ड हो गया ऑन X3, तो सेकेंड ईयर के एंड में आकर पता चला और 4000 चले गए, और फाइनली 3500 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड ऑन 31 मार्च X4, यानी कि अल्टीमेटली यहाँ पर आकर पता चला और 3500 चले गए। ठीक है भाई, जो चले गए उनके लिए कुछ करने का नहीं होता है, जो रह गए हमारे साथ जुड़े हुए उन लोगों के लिए कुछ करना बनता है। तो फॉलोइंग इज द अर्निंग ऑफ चॉइस लिमिटेड, ये अब आपका बच गया। अब देखो 850 एम्प्लॉयज़ इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहा है, देर इंतज़ार किया हुआ एम्प्लॉयज़ में से या सिर्फ 850 एम्प्लॉयज़, यानी कि 850 मल्टीप्लाइड बाई एक एम्प्लॉय को 100 शेयर्स दिया गया था, यानी 85,000 शेयर्स के लिए ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा है। एंड रिमेनिंग ऑप्शंस वर अनएक्सरसाइज एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल लाइफ, यानी कि जो अनएक्सरसाइज यानी नहीं हो पाया, इंतजार करके भी शेयर्स कोई नहीं लेता है, तो उस केस में उसको अपने लैप्स बोलते हैं और उसके रिलेटेड लाइबिलिटीज़ को अपने कैंसिल करते हैं। आपसे बोला पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव, तो सबसे पहले ना फटाफट से अपने इसका वर्किंग दिखाएंगे। सो लिखना क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन। सबसे पहले आप एक स्टेटमेंट बनाएंगे, हेडिंग डाल देंगे स्टेटमेंट शोइंग। अब ये स्टेटमेंट में आप बना क्या रहे हो, क्या चीज़ शो करना चाह रहे हो, तो स्टेटमेंट शोइंग एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस। तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस हम टेबल बना लेंगे, हमें 3 साल है और 3 साल के लिए तो कॉलम रखना है और एक पर्टिकुलर्स के लिए चाहिए होगा, तो एक बड़ा सा नहीं तो हाफ पेज का तो आपको टेबल बनेगा ही बनेगा। तो ड्रॉ एटलीस्ट हाफ पेज का एक टेबल ऐसा। इस टेबल में आप ईयर वाइज थोड़ा बड़ा बड़ा ही चाहिए होगा, पर्टिकुलर्स के लिए ये, और 3 साल हैं उनके लिए भी आप बड़ा बड़ा डालेंगे। इसमें आप क्या करोगे, यू विल राइट, सबसे पहले आप लिखो ईयर, तो ये X2 है 31st मार्च X2, 31st मार्च X3 एंड 31st मार्च X4। डेट देख लीजिए एक बार, यही है ना X3 X4, तो यहाँ पर X2 X3 X4 ही होगा क्योंकि स्टार्ट हुआ था X1 से, तो बिगिनिंग से उसका एंड आएगा 31 मार्च X2, तो वहाँ से अपने स्टार्ट कर रहे। अभी फटाफट से सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ ऑप्शन आउटस्टैंडिंग कितना होगा। सो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। अब नंबर ऑफ ऑप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च X2 को कितना है वो आप निकाल लीजिए। तो सबसे पहले अपने को पता है पहले ही वर्ष 5000 छोड़कर गए, इसका मतलब है कि टोटल आपने दिया ही कितना था, आपको याद होगा कि टोटल 100 शेयर करके 1000 एम्प्लॉयज़ पर, तो टोटल आपने दिया था 1 लाख, और 1 लाख में से 5000 चले गए तो इससे 95,000। आप वहीं पे डिटेल्स शो कर दीजिए, 1 लाख माइनस लेफ्ट आउट 5000 is equals to 95,000 है हमारे पास।
तो पहला ईयर एक्सपेक्ट हुआ कि 5,000 से तो इंतजार ही नहीं हुआ, वो छोड़ के चले गए। तो अपने को ये पता है कि 95,000 एम्प्लॉय एक्सरसाइज करेंगे। सेकेंड ईयर में आ गए 95,000 हम सोच रहे थे, लेकिन सेकेंड ईयर में भी छोड़ के जाने वाले लोग हैं बहुत सारे। देखिए सेकेंड ईयर में छोड़ के जाने वाले एम्प्लॉयज 4,000 है, अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड ऑन X3, तो इसका मतलब है 4,000 एम्प्लॉयज 4,000 शेयर्स का ऑप्शन लैप्स हो जा रहा है। तो यहाँ पर आपका 4,000 और माइनस कर दीजिए, द रिजल्टिंग फिगर इज 91,000 शेयर्स के लिए। ऑप्शन आउटस्टैंडिंग 91,000। अभी थर्ड ईयर में आपने सोचा 91,000, लेकिन यहाँ पे भी छोड़ के जाने वाले लोग हैं, उनसे इंतजार नहीं हुआ, 2 साल इंतजार कर लिए, बट तीसरे साल साथ छोड़ दिए। वो कितने हैं? तो बोलते हैं फाइनली 3,500 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स। देख रहे हैं ना आप, फाइनली 3,500 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन X4, 31 मार्च X4 को अपना 3,500 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो गया। तो इसमें से आप माइनस करेंगे 3,500 और, तो 3,500 माइनस कर दीजिए, तो 3,500 माइनस कर दिया, तो रिजल्टिंग फिगर हो गया आपका कितना? 87,500। 87,500 ये हो गया हमारा अल्टीमेटली नंबर ऑफ ऑप्शन आउटस्टैंडिंग X2, X3, X4 पर। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालेंगे कि भाई हमारा वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या होगा। तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैसे आता है? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन मल्टीप्लाइड बाय आपका नंबर ऑफ जो ऑप्शंस इन्वॉल्व है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस, नेक्स्ट यू विल राइट वैल्यू ऑफ ऑप्शन, एंड वैल्यू ऑफ ऑप्शंस कैसे आएगा? तो आपको पता है 95,000 शेयर्स है अंडर द ऑप्शंस, मल्टीप्लाइड बाय एक शेयर का मार्केट प्राइस है 50 माइनस एक शेयर एम्प्लॉय को ऑफर किया गया 20, तो इससे आपको एक वैल्यू मिलेगा। ठीक है ना, वो आप नीचे लिख लो क्योंकि वहाँ पे अकोमोडेट होगा नहीं। तो 95,000 इंटू 30 इज इक्वल टू 28,50,000, 28,50,000 हमारा वैल्यू ऑफ ऑप्शंस निकल कर आ गया। 28,50,000 इज द वैल्यू ऑफ ऑप्शन। फिर 31 मार्च X3 पर हम लोग वैल्यू ऑफ ऑप्शंस ऐसे ही निकालेंगे, तो 91,000 हमारे पास है, मल्टीप्लाइड बाई 50 रुपीज़ माइनस 20 रुपीज़ में एम्प्लॉयज़ को ऑफर किया गया। द रिजल्टिंग फिगर हम लोग निकालेंगे कि इस दिन हमारा वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या था। तो 91,000 मल्टीप्लाइड बाई 30 इज द रिजल्टिंग फिगर इज 27,30,000। 27,30,000 हमारा वैल्यू ऑफ ऑप्शंस हो गया ऑन X3। अब हम लोग आएंगे कि हमारा X4 में हमारा वैल्यू ऑफ ऑप्शंस क्या था। तो 87,500, 87,500 उससे आप क्या करेंगे, 87,500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 माइनस 20, तो ये रिजल्ट हो जाएगा 87,500 मल्टीप्लाइड बाई 30 इज इक्वल टू आपका 26,25,000। 26,25,000। देखो आप समझ गए होंगे कि अब हमने क्या किया है अभी कि भाई X2 के डेट में वैल्यू क्या है कि मेरा टोटल कंपनी का खर्चा क्या हो सकता है, टोटल खर्चा कितना हो सकता है 28,50,000। फिर क्वेश्चन उठ के रुक कर पूछे क्या मेरा ये खर्चा इसी साल का है? तो अंदर से आवाज आया नहीं नहीं, एम्प्लॉइज तो कंडीशन फुलफिल नहीं किया। एम्प्लॉइज का अगले साल तक पता चलेगा कि एम्प्लॉइज कंडीशन फुलफिल करेगा या नहीं। इसका मतलब ये 28,50,000 2 साल के लिए है, ऐसा हमें अनुमान लगाना पड़ रहा है कि ये 2 साल में हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर तक में हो सकता है। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट फर्स्ट ईयर की ये 3 साल लगेगा, तब तो डिटरमिनेंट ही हो जाता, बट ये कंडीशनल नहीं होता। बट यहाँ पे तो ये कंडीशनल है कि हमें पता नहीं कि ये 3 साल लगेगा या 2 साल में हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर के एंड में सिर्फ हम अगले साल तक का बोल सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर तक एक्सपेक्टेड था कि ये हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 28,50,000 जो है ना ये 2 साल का फिगर है। अभी हम लोग इसके नीचे क्या लिखेंगे, तो बोलते हैं अब हम लोग इस साल 28,50,000 ये टोटल खर्चा है फॉर द 2 ईयर्स, तो 1 ईयर का खर्चा क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले इसके नीचे आप लिखेंगे क्यूमुलेटिव एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंसेस
और ये कैसे निकल कर आएगा क्यूमुलेटिव एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस? तो बहुत सिंपल है, आप 28,50,000 को डिवाइड कर दोगे 2 साल के लिए ये है, तो डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये 2 ईयर्स के लिए है। तो आपका रिजल्ट आ गया 28,50,000 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 28,50,000 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा? तो रिजल्ट इज 14,25,000। तो यू शुड राइट 14,25,000। 14,25,000 हमारा खर्चा आया। और हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस रिटन ऑफ। तो अभी तक हमने एम्प्लॉय एक्सपेंसेस कितना राइट ऑफ कर लिया है, तो इसके पहले हमने एक्सपेंसेस रिटन ऑफ इन P&L। तो क्या हमने इसके पहले, इसके पूर्व कभी हमने कोई खर्चा दिखाया है? तो आंसर नहीं, ये तो पहला बार ऑप्शन ही आया और इस साल ये ऑप्शन हमारे प्रत्यक्ष सामने आया है, तो इसी साल हमारा ये खर्चा सामने आया। तो इसके पहले हमने कोई भी चार्ज नहीं किया है, तो इसके पहले मेरा खर्चा है नील। तो टोटल इस साल का खर्चा निकाला गया 14,25,000, जिसमें पहले आपने चार्ज किया हुआ है नील, तो डिफरेंस आपको इस बार चार्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका एक्सपेंसेस टू बी रिटन ऑफ, एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड, कितना खर्चा हम रिकॉग्नाइज करेंगे उसकी बात हो रही है। तो मेरा खर्चा हो जाएगा 14,25,000 में से आप नील हटाइए, तो 14,25,000 में से नील करेंगे तो 14,25,000, 14,25,000 मेरा खर्चा बनता है। नेक्स्ट हम लोग 14,25 मेरा खर्चा हो गया, नेक्स्ट ईयर में आ गए और नेक्स्ट ईयर का मेरा टोटल खर्चा 2 साल में हमें मालूम चला, सेकेंड ईयर के में मालूम चला ओ ये तो 2 साल में भी नहीं होगा, 3 साल लग जाएंगे। ये हमें पता, इस बात का ज्ञात सेकेंड ईयर में आके मालूम चला कि अभी भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। तो मेरे को ये पता है कि मैं X3 पर खड़ा होकर पता किया कि मेरा अल्टीमेटली कितना खर्चा लगने वाला है, तो पता लगा टोटल मेरा खर्चा होने वाला 27,30,000। क्या ये 1 साल का है, 2 साल का है या 3 साल का है? तो आंसर है ये खर्चा 3 साल के लिए है। दिस इज नॉट फॉर 1 ईयर ओनली, दिस इज फॉर 3 ईयर्स। दैट्स वाई ये 27,30,000 अपने क्या करेंगे, 3 साल में बांट देंगे। 27,30,000 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि अभी तक 2 साल बीत चुके हैं, तो आपका क्या करेंगे, 2 साल के लिए क्यूमुलेटिव फिगर निकाल रहे हैं, तो क्यूमुलेटिव खर्चा 2 साल बीत चुका है, तो 2 साल में मेरा कितना होगा वो निकालेंगे। 27,30,000 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 18,20,000 आ रहा है। तो ये हमारा 18,20,000 अल्टीमेटली मेरा खर्चा आ गया फॉर द 2 ईयर्स, 2 साल का मेरा खर्चा आ गया। ये क्यूमुलेटिव फिगर है, तो इसका मतलब अभी तक 2 साल में मेरा इतना खर्चा हो जाना चाहिए, और हम ऑलरेडी खर्चा रिकॉग्नाइज करके बैठे हुए हैं पहले साल में ही 14,25,000। तो 14,25,000 खर्चा हम ऑलरेडी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ इन PL इन द फर्स्ट ईयर ही हम करके बैठे हुए हैं, तो आपका डिफरेंस जो है ना वो चार्ज करना पड़ेगा। तो 18,20,000 से 14,25,000 घटाइए, द रिजल्टिंग फिगर इज 3,95,000। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3,95,000। समझ में आया ये? तो 3,95,000 आपका सेकेंड ईयर में राइट ऑफ होगा, बिकॉज आपका क्यूमुलेटिव फिगर में से आपने माइनस कर दिया जो ऑलरेडी आपने चार्ज कर दिया। अब थर्ड ईयर में आकर पता चला ओके ये कंफर्म हो गया कि मेरा खर्चा 26,25,000 है, ये पता हमें तो थर्ड ईयर में है, आके कंफर्म भी हो गया और आगे अब कोई कंडीशन नहीं फुलफिल करना है क्योंकि ऑल द कंडीशंस गेट सेटिस्फाइड, वेस्टिंग पीरियड इज ओवर और इसके बाद अब एक्सरसाइज पीरियड शुरू हो रहा है। तो यानी 26,25,000 जो मेरा खर्चा है दैट इज फॉर क्यूमुलेटिव फिगर और ये 3 साल के लिए खर्चा है। सो दैट्स वाई 26,25,000 हम क्यूमुलेटिव फिगर निकालेंगे तो सेम टू सेम आएगा, क्योंकि आप लिखें यदि 26 लाख, आप लिखें यदि 26,25,000 और आप 3/3 कर दें तो रिजल्ट तो वही आएगा ना, 26,25,000। अब हम ऑलरेडी कितना राइट ऑफ कर चुके हैं, तो बोल रहे हैं फर्स्ट ईयर में मैंने राइट ऑफ किया है वो देख लीजिए आप 14,25,000, सेकेंड ईयर में मैंने राइट ऑफ किया है कितना 3,95,000। इसका मतलब ये दोनों को ऐड कर दें तो 18,20,000 मैंने राइट ऑफ कर दिया, तो रिटर्न ऑफ कितना 18,20,000।
तो 26-25 होना चाहिए, 18-20 कर चुके हैं, तो 26,25,000 माइनस 18,20,000, द रिजल्टिंग फिगर इज 8,05,000 हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा थर्ड ईयर में। 805,000 805,000, तो ये हो गया हमारा अल्टीमेटली थर्ड ईयर में हमारा क्या खर्चा होगा। तो ये टेबल बना लेने के बाद आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब आपको जर्नल एंट्रीज करना बहुत आसान है। पहला ईयर खर्चा कितना 14,25,000, सेकेंड ईयर खर्चा कितना आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस 14,25,000, सेकेंड ईयर का एक्सपेंसेस आपका 3,95,000। तो ये सारी चीज़ हमें अभी क्या है प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर दिख रहा है कि 14,25,000 मेरा एक्सपेंसेस है, यहाँ पे 395 और यहाँ पर 8,05,000 मेरा एक्सपेंसेस है। तो ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एंट्री हमसे पूछा है तो हम लोग डेट वाइज एंट्री करना शुरू करेंगे। तो ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ द जर्नल एंट्रीज, और आप जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। ज़्यादा ही जर्नल होता है तो इसलिए आप बड़ा सा एक जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। चलिए फटाफट से जर्नल का अपने फॉर्मेट ड्रॉ कर रहे हैं। एक डेट का कॉलम भी डाल दीजिएगा। फिर इसके नीचे आप जर्नल का फॉर्मेट यहाँ पे भी ड्रॉ कर रहे हैं। लग जाएगा, हमको लगता है ऐसे 3 साल का तो एंट्री है ही है और रिपीट नेचर का है, बट अमाउंट तो अलग अलग। अभी आपको इस सम्स के करने के बाद ऐसा फिर सम्स मिलेगा तो घबराने का कुछ नहीं है कि ये डिफ़िकल्ट लगा, ये दोबारा करिए, डाउट लगे आप पूछिए, बट वेट करिएगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। डेफिनेटली आपको आगे जाकर ये सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे, आगे जाकर सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। तो अभी सबसे पहले आप आ जाएंगे डेट में, डेट डाल दीजिए। और क्या डेट है, तो डेट है आपका 31 मार्च X2, और आपका खर्चा 31 मार्च X2 को क्या था, तो ये टेबल देखने से मालूम चल जा रहा है 14,25,000 का खर्चा है जो आपको राइट ऑफ करना है। एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज 14,25,000 ये टेबल बोल रहा है। तो आप टेबल के हिसाब से एंट्री करेंगे। क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट किसको करेंगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। ये एंट्री आप कर रहे हो 14,25,000 से। नरेशन में आपको लिख देना पड़ेगा बीइंग एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, बीइंग एम्प्लॉय एक्सपेंसेस under the scheme of employee stock option plan recognized। ठीक है, नरेशन मस्ट है, अच्छे से नरेशन डालिए और मार्क्स भी अच्छा लेकर आइए। ये आप अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली ये सब चीज़ मैटर करता है। ये 31 मार्च X2 को एंट्री हो गया। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हर नॉमिनल अकाउंट को P&L में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस से 14,25,000 उसको P&L में ट्रांसफर करने का एंट्री करेंगे। तो इस 14,25,000 को P&L में ट्रांसफर कर दीजिए। तो एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, एंड क्रेडिट हो जाएगा एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस। ये आपने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। ये एंट्री 14,25,000 से होगा, 14,25,000 से ये एंट्री करेंगे। ठीक है, नरेशन में आप लिखेंगे बिंग एम्प्लॉय एक्सपेंसेस रिटन ऑफ थ्रू P&L। चलिए ये एंट्री नंबर 2 आप समझिए कि ये दो एंट्री तो हर बार रिपीट होगा बट अमाउंट अलग अलग होगा। तो आप ना X3 पे लिखेंगे 31 मार्च X3। तो 31 आप लिखेंगे 31 मार्च
X3 और 31 मार्च X3 पर आप क्या करोगे, तो आप लिखोगे एंट्री एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस डेबिट, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ये आप डेबिट करोगे, कितने से करोगे, तो बोलते हैं ये एंट्री हमारा टेबल बोल रहा है 3,95,000 से करने के लिए, तो 395 से करेंगे, तो यू विल राइट 3,95,000। एंड क्रेडिट किसको करेंगे, तो बोलते हैं क्रेडिट करेंगे अपने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग को, लाइबिलिटीज बनाएंगे, तो यू विल क्रेडिट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट 395,000। नरेशन में आपको ये बात लिख देना पड़ेगा कि बिंग कंपेंसेशन expenses under the scheme yeah is under the ESOS recognized। सो ESOS आप शॉर्टकट लिख सकते हैं एग्जाम में। ESOS क्या है, वेल नोन है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप चाहें तो मतलब कि इसे यूज़ करना चाहें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब X3 में एक और एंट्री होगा, ये जो खर्चा आपने रिकॉग्नाइज किया है 3,95,000 को, उसको PNL में ट्रांसफ़र करने का एंट्री होगा, तो PNL में ट्रांसफ़र करने का एंट्री इसका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, एंड क्रेडिट हो जाएगा टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस। ये आप क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे, कितने से 3,95,000 से, ये आपका PNL में ट्रांसफ़र हो गया। और नरेशन में ये बात लिख देंगे बिंग एक्सपेंसेस ट्रांसफर्ड टू PNL। तो ये हमारा एंट्री ख़त्म। अभी X3 भी हमारा कंप्लीट हो गया, 2 साल हमने पूरा किया, अभी तीसरे साल में हम लोग आ गए, तो थर्ड ईयर में अपने क्या करेंगे, तो थर्ड ईयर में अब एंट्री करेंगे दैट इज़ फॉर 31 मार्च X4। और यहाँ पर भी हम लोग एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करेंगे, तो एंट्री होगा आपका एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस डेबिटेड, अकाउंट डेबिटेड, एंड क्रेडिट होगा आपका एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। और ये एंट्री होगा आपका टेबल के अकॉर्डिंगली 8,05,000 से ये एंट्री होने वाला है, तो थर्ड आपका 8,05,000 से ये एंट्री कर दो 805 एंड 000। 8,05,000 से आपने ये एंट्री कर दिया। नरेशन में आपको ये बात लिख देना पड़ेगा कि बिंग एक्सपेंसेस under the scheme of employee stock option plan recognized। ये हो गया आपका। अब इसमें जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस है इसको PNL में आप ट्रांसफ़र करोगे, तो ट्रांसफ़र करने का एंट्री कर दो, तो ट्रांसफ़र करने का एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड। किसको डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, और ये डेबिट करेंगे आप कितने से, तो 805,000 एंड क्रेडिट करेंगे किसको, तो क्रेडिट करेंगे आप एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर देंगे, सो टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस को क्रेडिट करेंगे 805,000 बिंग एक्सपेंसेस रिटन ऑफ या बिंग एक्सपेंसेस ट्रांसफर्ड, तो बिंग एक्सपेंसेस रिटन ऑफ या एक्सपेंसेस ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट हमारा वेस्टिंग पीरियड यानी कि वेटिंग पीरियड का जनरल एंट्रीज खत्म। अब हमारा बचता है एक्सरसाइज पीरियड, और अपने को पता है कि जब एक्सरसाइज करने की बारी आई तो 1 साल हमारा यहाँ से टाइम था। अब कब एक्सरसाइज हुआ, दैट वाज नॉट गिवन। यहाँ पे लिखा हुआ 850 एम्प्लॉयज एक्सरसाइज देयर वेस्टेड ऑप्शंस विद इन अ ईयर एंड रिमेनिंग ऑप्शंस अनएक्सरसाइज एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल लाइफ, यानी बाकी लैप्स हो गया।
तो आपको पता है ना कि 850 इंटू 100 करेंगे तो उस केस में आपका 85,000 ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ, तो आपको एंट्री सिर्फ 85,000 के लिए ही करना है। तो अब आपको एंट्री करना है, हम मान लेते हैं कि एंट्री हम लोग कर रहे हैं लास्ट डेट पर, यानी 31st, ऐसे होना तो चाहिए 11x4 से लेकर 11x4 से लेकर आपका डेट हो जाएगा 31 मार्च x5। ये हमारा इस पीरियड में एक्सरसाइज हुआ, तो अपने डेट ऐसे दे देते हैं। इस बीच में हमें पता नहीं कि कब एक्सरसाइज हुआ, हम लोग को पता है कि अब हम लोग को जनरल एंट्रीज इसके लिए करना है, तो इसके लिए जनरल एंट्रीज क्या हो जाएगा, हम लोग उसकी बात करते हैं। तो चलो इसके लिए जनरल एंट्रीज लिखेंगे। आपका जनरल एंट्रीज होगा, पहला बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब बैंक अकाउंट डेबिटेड कितने से होगा, तो 850 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 20 रुपीज़। एक एम्प्लॉय 20 रुपये करके देगा, तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट। सो 850 इंटू 100 मैंने 85,000 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज इक्वल टू 17 लाख रुपए। तो आप इसे डेबिट करेंगे 17 लाख से, 17 लाख रुपए आपके पास आ गए। चलिए नेक्स्ट हमारा, हम लोग लाइबिलिटीज जो क्रिएट करके रखे हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस 85,000, तो अपने तो ऑलरेडी एक्सपेंसेस बनाए, और देखो अभी तक हम लोग हर साल लाइबिलिटीज क्रिएट करते गए, बट अभी तक उस लाइबिलिटीज को चुकाए नहीं है। आज वो टाइम आ गया कि अपने क्या करेंगे, लाइबिलिटीज को कट कर दें। इसीलिए एंट्री क्या होगा, जो हमारा लाइबिलिटीज उसको कट करने का एंट्री हो जाएगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग डेबिट, तो आप उसी को डेबिट करेंगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट। ये आप डेबिट करोगे कितने से, वही 850 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 30 क्यों, तो अपने 30 रुपया करके एक शेयर के लिए हम लोग एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किए हैं, तो आपका हो जाएगा 85,000 मल्टीप्लाइड बाई 30, द रिजल्टिंग फिगर इज 25,50,000। 2 हो जाएगा आपका क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब क्वेश्चन साइलेंट रहे तो हमेशा मान लेना कि एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू 10 रुपया है, मैं आपको समझाया हूँ ये चीज़ पहले भी। तो आपको यहाँ पर 850 मल्टीप्लाइड बाई 100 और एक शेयर का कीमत नॉमिनल वैल्यू 10 लेना है, तो ये आपका कितना आ जा रहा है, 85,000 इंटू 10 8,50,000 रुपये आपका कैपिटल में गया। एंड आपका क्रेडिट क्या हो जाएगा, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा, तो यू विल राइट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना रुपया जा रहा है, सो आपका जाएगा 850 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 40 रुपीज़, क्योंकि 50 रुपया मार्केट में उसका फेयर वैल्यू था, तो मल्टीप्लाइड बाई 40 कर देंगे, तो 85,000 मल्टीप्लाइड बाई 40, द रिजल्टिंग फिगर इज 34 लैक्स। इक्वेशन बराबर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। 34 लैक्स प्लस 8 लैक्स इज इक्वल टू कितना आपका 42,50,000, ऊपर में भी 42,50,000 है। तो नरेशन में हो जाएगा क्या, बिंग, नरेशन में हो जाएगा बिंग 85,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each issued, ठीक है ना, at ₹50 under the scheme of reconstruction, under the scheme of employee stock option plan। तो ये हो गया आपका शेयर इशू करने का एंट्री। देख रहे हैं कितना आसान है, लेकिन हमने जितना सोचा उतना तो लाइबिलिटीज एक्सरसाइज हुआ ही नहीं। तो हमने सोच रखा था कि अल्टीमेटली मेरे को देना पड़ेगा, हमने सोच रखा था कि हमें अल्टीमेटली देना पड़ेगा कितना, तो बोलते हैं मुझे देना पड़ेगा, आप देख लो टेबल बोलेगा, मैं क्यों बोलूँ, टेबल बोल रहा है मुझे देना पड़ेगा 87,500 शेयर्स। ये हमारा लास्ट कंक्लूजन 87,500 शेयर्स देना पड़ेगा, ये हम सोच के चले थे, बट 85,000 ही लिया, तो 2,500 हमारा अभी भी लाइबिलिटीज क्रिएटेड है और मुझे अब उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मेरा हमने लाइबिलिटीज़ को कैंसिल करना है और ये मेरा फ़ायदा है। सो विथ रिस्पेक्ट टू जो मेरा
2500 लाइबिलिटीज़ है उसे कैंसिल करेंगे एंड प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो आपका एंट्री हो जाएगा यहाँ पर 31 नहीं, अब 1 अप्रैल एक्स क्या 5 है कि 4 है, हाँ 5, यानी एक साल जब पूरा हो गया, वेटिंग पीरियड इज ओवर, तो एक्सरसाइज पीरियड स्टार्टेड एंड वंस द एक्सरसाइज पीरियड ओवर देन लैप्स हो जाएगा। तो लैप्स एक साल होने के बाद हुआ, तो यहाँ पर आपका लाइबिलिटीज जो है ना वो आप कैंसिल करोगे। तो यू विल कैंसिल द लाइबिलिटीज बाय डेबिटिंग द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग को डेबिट करिए, स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिटेड एंड क्रेडिट आप करेंगे। अच्छा, कितने से डेबिट करेंगे वो भी आप लिख दीजिए, 2500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एक शेयर के लिए आपने 30 रुपीज़ का लाइबिलिटीज जनरेट करके रखा हुआ है। तो 2500 मल्टीप्लाइड बाय 30, 75,000 रुपये से आप ये एंट्री करेंगे जो ऑप्शन लैप्स हो गया। एंड क्रेडिट करेंगे आप किसको, तो आप क्रेडिट करेंगे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग डेबिटेड एंड क्रेडिट करेंगे जनरल रिजर्व को। ये एज पर गाइडेंस नोट हम लोग कर रहे हैं, जो कि शेयर बेस्ड पेमेंट के लिए गाइडेंस नोट है, उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सो टू जनरल रिजर्व में आपका ये अमाउंट चला जाएगा 75,000। बिंग वेस्टेड ऑप्शन, मतलब जो इंतजार किया था, बिंग वेस्टेड ऑप्शन lapsed on 2500 शेयर्स। तो ये हमारा जो वेस्टेड ऑप्शन है वो लैप्स हो गया 2500 शेयर्स के लिए, ठीक है ना। 850 एम्प्लॉयज़, तो 85,000 शेयर्स को एक्सरसाइज किया था। हम लोग सोच के रखे थे कितना 85,000, बट सोच के रखे थे 87,500। तो हमारा जो डिफरेंस है वो 2,500 हमें लैप्स करना पड़ेगा, और वो हमारे लिए फ़ायदा है बिकॉज हमारे पास एम्प्लॉय काम तो किया बट शेयर्स नहीं लिया, तो वो अपने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फ़ायदा है। एंड बिंग वेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 2,500 शेयर्स एंड प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ऐसे कर देंगे, एंड ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। नहीं भी लिखते तो चलता, बट लिख देंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये आपका हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। तो आपको होप ये अच्छा लगा होगा, ये सम्स बहुत अच्छा सम है, और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में इसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 ज़्यादा है। तो इसलिए आप इस सम्स को प्रैक्टिस करेंगे। देखो, जब इस टेबल को ठीक से समझ जाएंगे तो कुछ भी नहीं है, और टेबल बहुत आसान बोला है। मैं आपको बता दिया कि भाई केवल और केवल आपको इसी बात का ध्यान देना है कि इसके बाद का खर्चा क्या होगा। हम फर्स्ट ईयर के एंड में सिर्फ सेकेंड ईयर तक ही बोल पा रहे हैं कि शायद 2 साल में हो जाए, और सेकेंड ईयर में आए तो पता चला नहीं 3 साल में हो रहा है। थर्ड ईयर में आ गए तो कंफर्म हो गया कि 3 साल में हो जाएगा। यदि मान लेते हैं कि थर्ड ईयर में यदि ऐसा भी होता कि थर्ड ईयर में मुझे मतलब पता चला एक्सरसाइज ही ना हो सकता है, कंडीशन फेल हो जाता, तो उस केस में ये ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं होता, तो सारा का सारा उठाकर अपने जनरल रिजर्व में ले जाते, जो आज तक हम लोगों ने लाइबिलिटीज़ बना रखा है, और थर्ड ईयर में एक्सपेंसेस 0 होता। तो एनीवे ये एक अच्छा सम है जो आपने किया।